Hello and good afternoon. Thanks for joining today's webinar. And well, I'm the moderator for today's webinar. And just let me introduce me. I am Elisabeth Morgan, and I am working in the Agronomy and Advisory Department of K+S in Kassel, in the headquarter in Germany. And I am holding a lot of webinar with our specialists from all over our regions. Before we start, I would just like to introduce the functions you have on your screen. Well, you will see the presentation of the webinar, you will see the speakers, and then you can also download a document. Today we prepared a PDF file of today's PowerPoint presentation that you may download during the webinar. And also you can ask questions either in written form or orally, but the question and answer session will be after the presentation. So we will come back to all your questions after the presentations. Well, today's webinar is on fertigation strategy for potato in India, and Satya Talatam will again present us the field trial results and knowledge on this topic. So let's switch to him and to his presentation. One moment, please. Yes, perfect. We can see your presentation. You may start. Okay, all right. Thank you very much, Elizabeth. We have been very much grateful to you for coordinating and helping us with these webinars. I have to inform you that this mode or the means of communicating through webinar is really picking up and is really helping to reach as many people, as many users or beneficiaries in India so far. So thank you very much for all the wonderful support that you have been providing. So you're welcome. Yeah, and very good afternoon to all of you. आज हम लोग ये जो वेबिनार है पोटैटो फर्टिगेशन स्ट्रेटजीज पे आज हम लोग दोबारा हम सब लोग मिल रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप ये वेबिनार में टाइम निकाल के आ पाए और हम लोग पोटैटो फर्टिगेशन के बारे में कुछ चर्चा कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल के ये वेबिनार अटेंड करने के लिए आए हैं। और पिछली बार जो पिछले महीने हम लोग केले की फर्टिगेशन स्ट्रेटजीज में ये वेबिनार के माध्यम से आप सब लोगों से ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर चर्चा किए थे। और आज जो है हम आलू की खेती के बारे में, क्योंकि आलू अभी प्लांटिंग का टाइम एकदम नजदीक आ रहा है और सब लोग आलू की प्लांटिंग या प्लांटिंग मटेरियल अरेंज करने में इन सब में अभी आप सब लोग काफी बिजी हो गए हैं। और हमारे जो साथी हैं, जो K+S के जो साथी हैं, वो हमसे काफी पूछने लगे हैं कि हम लोग बहुत जल्द से जल्द इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, आलू के बारे में। तो इसीलिए मैं आज आलू फर्टिगेशन स्ट्रेटजीज के साथ आज मैं आपके साथ आया हूँ। तो पहले अगर आलू की खेती के बारे में देखेंगे, ये जो स्लाइड है विश्व के जो मुख्य देश हैं जहां पे आलू की खेती होती है उसके बारे में ये चर्चा करने की मौका है। अगर आलू का अलग अलग देश, विभिन्न देशों के बारे में देखते हैं तो आलू खासकर ये जो यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में इसकी खेती होती है। और इसका जो क्षेत्रफल देखते हैं तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जैसे 10 मिलियन हेक्टेयर का एरिया में आलू का खेती एशिया में होती है। उसके बाद यूरोप में कम से कम 5.5 मिलियन हेक्टेयर का है और अमेरिका और अफ्रीका में बहुत कम है, मोटा मोटा 2 मिलियन हेक्टेयर का है। मगर वही चीज आप प्रोडक्शन देखते हैं, ये जो क्षेत्रफल ज्यादा होने के नाते हमारा प्रोडक्शन एशिया में ज्यादा है, 200 कम से कम 200 मिलियन मीट्रिक टन का है। मगर वही चीज
ये यूरोप और एशिया का क्षेत्रफल देखिएगा, यहाँ पे ये 10.2 है और ये 5.4 है, मोटा मोटा आधा है। मगर एशिया और यूरोप का प्रोडक्शन देखते हैं तो ये आधा नहीं है, ये आधा से ऊपर ही है। मतलब 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा का प्रोडक्शन यूरोप से आता है। ये इससे मतलब मैं आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये दोहराना चाहता हूँ कि कम क्षेत्रफल होने के नाते भी यहाँ पे यूरोप में अधिक प्रोडक्शन ले पा रहे हैं, अधिक उत्पादन ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो औसत पैदावार है, जो 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर की जमीन में जो आलू की जो पैदावार है, वो कम से कम 23 टन प्रति हेक्टेयर है। वही हमारे एशिया में वो 19 टन प्रति हेक्टेयर है। और अमेरिका जैसे देशों में तो सबसे ज्यादा पैदावार देखा जाता है, कम से कम 25 टन प्रति हेक्टेयर औसतन पैदावार, है ना जी। तो अगर विश्व के जो मुख्य देशों में से सबसे ज्यादा आलू की खेती करने वाली देश देखते हैं तो 6 मिलियन हेक्टेयर में चाइना में उसकी खेती की जाती है। इसकी वजह से इसका जो उत्पादन है मोटा मोटा 100 मिलियन टन है, मिलियन टन का उत्पादन चाइना में होता है। और मगर वही चीज अगर भारत में देखते हैं तो ये कम से कम 40% चाइना के क्षेत्रफल के मुकाबले में 40% है। मतलब 2.2 मिलियन हेक्टेयर में इंडिया में खेती होती है इसकी, और उसका उत्पादन भी मोटा मोटा आधा है। मगर आधा मतलब चाइना के मुकाबले में हमारा जो उत्पादन क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो औसतन पैदावार चाइना के मुकाबले में हम लोग काफी आगे हैं, भाई 22.3 टन प्रति हेक्टेयर। तो इसका मतलब यह है कि हम आलू की खेती में कहीं मतलब चाइना के मुकाबले में तो पीछे नहीं है, मगर हमें ये लगता है कि जैसे ये जो अग्र देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया या जर्मनी हो गया, वहां पे जो है 45 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादन लेते हैं, पैदावार लेते हैं। तो अगर वही चीज हम लोग इंडिया की देखते हैं तो 22 टन प्रति हेक्टेयर है। तो हमें लगता है कि इंडिया में भी का अपना आलू का पैदावार या उत्पादन बढ़ाने का क्षमता और स्कोप आने वाले सालों में या आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो कहाँ पे हम लोग अपना उत्पादन को ज्यादा कर सकते हैं, वो भी देखने वाली बात है। तो अगर हमारा जो आलू का खेती देखते हैं, उसमें से जितने भी उत्पादन होता है उसमें से 68% जो है टेबल कंजम्पशन के लिए। टेबल कंजम्पशन मतलब जो हम लोग सब्जी जैसे खाते हैं, या कुछ लोग आजकल एज ए चावल भी इसको खाते हैं, पूरा मैश्ड पोटैटो जो बोलते हैं, इस तरह का जो टेबल कंजम्पशन है वो इंडिया में 68% है। मगर वही जो डेवलप्ड वर्ल्ड में देखते हैं तो वो 31% है। मतलब हमारा देश के मुकाबले में ऑलमोस्ट 50 से 60% कम है। तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोग इतना उत्पादन कर रहे हैं और उसमें से 70% जो है सिर्फ टेबल कंजम्पशन एज ए सब्जी ही खाने लगे हैं, अगर वही डेवलप्ड कंट्रीज जो है सिर्फ 30% ही इसको यूज करते हैं, बाकी जो प्रोसेसिंग में लगाते हैं। मगर प्रोसेसिंग में हम देखते हैं तो हमारा जो है 8% से ऊपर प्रोसेसिंग में जाता नहीं है। बाकी सीड में हम कुछ यूज करते हैं जिसमें 8-9% अपना सीड के लिए यूज करते हैं। मगर नुकसान ये यहाँ पे थोड़ा दुविधा वाली बात यह है कि हमारा जो आलू कम से कम 16% जो है नुकसान में चला जाता है, जैसे प्री हार्वेस्ट या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। प्री हार्वेस्ट मतलब कुछ बीमारियां लग जाना, या पोस्ट हार्वेस्ट में सड़ जाना, इस तरह के जो लॉसेस की वजह से, या स्टोरेज में स्टोरेज रखने की जगह नहीं है, या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज कम कम पड़ गया, तो इस तरह के नुकसानों की वजह से हम लोगों का लॉसेस भी ज्यादा है। तो ये एरिया है जहां पे हम लोग थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो आलू में जो प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज जो कहते हैं, या चिप्स बनाने के लिए, या सूखा आलू बनाने के लिए, तो इस तरह का जो अग्र देश हैं उनमें काफी ध्यान देते हैं। अगर वही चीज हम भी ध्यान दें और हमारा प्रोसेसिंग को थोड़ा और ताकत बनाएं या और स्ट्रेंथन करें, ताकि हम लोग केले की आलू की खेती से ज्यादा फायदा ले सकें। तो आजकल हमारा जो आंकड़े हैं वो भी हमें बताने लगे हैं कि हमारे जो आने वाले दिनों में भारत में भी ये जो फ्रेंच फ्राइज के लिए जो प्रोसेसिंग क्वालिटी की जो आलू चाहिए वो बढ़ने वाली है। कम से कम हम लोग 12% की टारगेट कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज के लिए, और जो
पोटैटो फ्लेक्स, जैसे कॉर्न फ्लेक्स होता है उसी तरह पोटैटो आलू का भी फ्लेक्स होता है, उसमें हम लोग 8% तक हम लोग टारगेट कर रहे हैं और चिप्स के लिए 5%। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्रोसेसिंग पोटैटोज का जो उत्पादन है वो 3.6 मिलियन मीट्रिक टन से आने वाले 30 सालों में ये 25 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ने का क्षमता है। तो ये कब बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, ये इसको बढ़ाने के लिए मतलब हम लोग आलू की खेती में लागत कम करके या मुनाफा बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रोसेसिंग आलू पे काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और उस ध्यान देने के लिए और उसमें काबिल रहने के लिए हम लोगों को बहुत बढ़िया वैरायटीज चाहिए, जिसका पैदावार जो है 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब कम से कम 10 से 12 या 10 से 15 टन प्रति एकड़ दे सके। और दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो प्रोसेसिंग वैरायटी के लिए, वो है एक तो ड्राई मैटर। ड्राई मैटर मतलब सूखापन, मतलब जैसे आलू को आप सुखा देते हो, ये ड्राई मैटर कैसे डिटरमाइन करते हैं या निकालते हैं, आलू को कम से कम 600-700 डिग्री टेम्परेचर में इसको 3 दिन या 72 आवर्स तक इसको सुखा के जब उसका वेट जब हो जाता है, जब उसका आप वेट देखते हो, वो जो है अगर 20 या 18% से ऊपर जब आता है, तो उस तरह का आलू आपका प्रोसेसिंग के लिए काफी बढ़िया आलू माना जाता है। तो आपका जो इसी को हम ड्राई मैटर कहते हैं। तो अगर आपका वैरायटीज जो प्रोसेसिंग वैरायटीज हैं आने वाले दिनों में, अगर उसमें अगर 21 से 23% तक अगर ड्राई मैटर मिलता है, तो वो प्रोसेसिंग के लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो आप लोगों को भी जब वैरायटीज जब चयन करते हो, तो आप इन दोनों को, जैसे रिड्यूसिंग शुगर्स है, ये रिड्यूसिंग शुगर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जिसमें मतलब रिड्यूसिंग शुगर मतलब आप जानते ही हैं, जैसे हम लोग चीनी खाते हैं उसे जो सुक्रोज बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं या फ्रक्टोज बोलते हैं। तो इस तरह के शुगर्स का जो मात्रा, जैसे सुक्रोज फिर भी ठीक है, मीठापन ठीक है, मगर जो रिड्यूसिंग शुगर जो मतलब हवा में आते ही वो काला कर देता है आलू को या ब्राउन कर देता है, वो उस तरह का जो तत्व है वो कम होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि 100 ग्राम फ्रेश आलू में 150 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो रिड्यूसिंग शुगर का मात्रा है। तो इस तरह का जो तत्व है, आने वाले दिनों में अगर उस तरह के वेराइटीज लाते हैं, तो हम लोग जो आलू की जो डिमांड है भारत के लिए, वो प्रोसेसिंग सेक्टर में वो हम लोग बिल्कुल मीट कर पाएंगे। और साथ ही अगर आज की मैं बात करना चाहता हूं, तो मैं आज का जो गुजरात के किसान के लिए या मध्य प्रदेश के किसान के लिए या छत्तीसगढ़ किसान के लिए आलू में क्या बदलाव लाना चाहिए खेती में, या किस तरह की चीजों में हम लोग ध्यान देना चाहिए, तो इसमें मैं हमारे जो किसान गुजरात के, मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं इन तीनों राज्यों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि मेरा यहाँ का जो मिट्टियाँ कैसे हैं, यहाँ का जो पानी की उपलब्धता कैसी है, या यहाँ की जो वैरायटीज किस तरह की यूज करते हैं, वो सब देख के हम लोग आज का चर्चा सीमित किए हैं इन तीनों राज्यों के लिए। तो अगर गुजरात के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, तो गुजरात, मैं तो पिछली बार भी मैं अपना वेबिनार में बताया था कि मैं गुजरात में हमारे जो बनासकांठा के जो किसान है या दीसा के जो किसान है, मैं उन सब लोगों को एक और बार बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग गुजरात क्षेत्र में इस इलाके से जो आलू की जो खेती है, वो भारत में पहले आगरा को काफी उन्नत जगह माना जाता था आलू की खेती के लिए, खासकर प्रोसेसिंग वेराइटीज के लिए। हम उसको बीट आउट कर दिए हैं, और आज के दिन में गुजरात के जो दीसा के जो जगह का जो आलू है, वो भारत का नंबर 1 माना जाता है, और यहाँ का उत्पादन भी आगरा के मुकाबले में 1.5 लाख टन ज्यादा है। तो मेरे को भी बहुत खुशी होती है कि हम केप्लेस एज ए जर्मन कंपनी होने के नाते आप सब लोगों से जुड़े हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इम्प्रूव्ड फेर्टिगेशन स्ट्रेटेजी से आप सब लोगों के साथ जुड़े हैं, और आलू की खेती में आपके साथ जुड़े हैं, और उन्नत तरीके से आलू की खेती करें, जिससे हम लोग प्रोसेसिंग में और आगे बढ़ें।
तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा ये बात बताना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश हो गया या गुजरात हो गया, इनमें हम लोग आलू की जो खेती करते हैं उसमें मेनली जो मुख्य जो पॉइंट है जिससे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं वो तो यहाँ का जो टेम्परेचर्स है। जैसे ये अक्टूबर से फरवरी तक ज्यादातर ये चाहे मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, इन 3-4 महीनों में ही आलू की खेती ज्यादा होती है। तो इसमें 3 तरह की किस्म होती हैं, एक तो अर्ली सीजन वेराइटीज हैं, एक मिड सीजन है और एक लेट सीजन है। ज्यादातर किसान जो है अर्ली और मिड सीजन पे ही ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है, जो इसका जो काल है, फसल काल है, ये 70 से लेके 70 तो नहीं बोल सकता मैं कम, मगर 80-90 दिन से 110-120 दिन तक खत्म हो जाते हैं। मगर जो लेट सीजन वेराइटीज हैं उसमें 120 से 135 दिन तक भी जाता है, जैसे कुफरी बादशाह हो गया या कुफरी सिंदूरी जैसी किस्में हैं। तो इसमें ज्यादा दिन खेत में आलू रहने की वजह से इसका जो ड्राई मैटर कंटेंट है वो भी ज्यादा होती है, तो यही एक फायदा है लेट सीजन वेराइटीज खेती करने के लिए। मगर जब हम लोग अर्ली या मिड सीजन वेराइटीज करते हैं तो उसमें और फायदा क्या है कि इसमें ये है कि भाई हमारा जो फसल चक्र है, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम जैसे बोलते हैं, धान गेहूं क्रॉपिंग सिस्टम, या धान बाजरा की जो क्रॉपिंग सिस्टम, इस तरह का जो या बाजरा आलू क्रॉपिंग सिस्टम, इस तरह का। तो इस तरह के फसल चक्र में शॉर्ट और मीडियम ड्यूरेशन होने की वजह से हम लोग एक नया फसल को, आलू की फसल को हम लोग अपना फसल चक्र में शामिल कर सकते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब बायोटिक मतलब जैसे कीड़ा लग जाना या बीमारी आ जाना, या एबायोटिक स्ट्रेस मतलब अधिक तापमान से या सूखापन से या पानी की कमी से जो नुकसान होते हैं, वो ये जो छोटे किस्म के जो वैरायटीज हैं, जैसे अर्ली सीजन या मिड सीजन वैरायटीज हैं, उसमें हम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए ये आज के डेट में किसान जो है ज्यादातर इन वैरायटीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मगर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज को जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक फायदा ये होता है कि हम लोगों को जो ड्राई मैटर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिल सकता है। मगर ये जो छोटा अर्ली और मिड सीजन वेराइटीज को खेती करने से हमारा फायदा ये होता है कि जो स्टैगरिंग कर सकते हैं, मतलब आलू की जो हार्वेस्टिंग है उसको ओवर ए लॉन्ग पीरियड तक खींच के इसको जो है मार्केट में, बाजार में उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय तक, ये हमारा एक फायदा हो जाता है, जिससे प्रोसेसिंग के लिए भी फायदा है और जो टेबल पर्पस या हमारे घरेलू कंजम्पशन के लिए भी ये अच्छा काम आता है। तो ये हम लोग का जो आलू की खेती में कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स में हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की क्वालिटी होती है। एक तो एक्सटर्नल मतलब जो बाहर दिखने वाली जो चीजें हैं, और जो इंटरनल जो अंदर हैं, अंदर ही रह जाते हैं, हमें दिखते नहीं है, मगर इन चीजों पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एक्सटर्नल क्वालिटी ट्रेट्स में एक तो जो आलू की जो साइज है, जो उसका जो कितना बड़ा है, या उसका जो क्या आकार है, या क्योंकि आकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल आकार है, या जैसे आपका अंडाकार है जो ओवल शेप बोलते हैं, या ओब्लॉन्ग जो लंबा आलू जो बोलते हैं, ये शेप्स का और हमारा जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट के ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे इस तरह का जो राउंड आलू है, ये आपके लिए चिप्स के लिए काफी बढ़िया काम आता है, मगर वही ये जो ओवल भी आपका चिप्स में काम आता है, मगर जब लंबा जो ऑब्लॉन्ग बोलते हैं या इस तरह के लंबे ओवल बोलते हैं, तो इस तरह के वैरायटीज को हम लोग फ्रेंच फ्राइज के लिए काफी काम में ला सकते हैं। तो ये सिर्फ किस्म का डिफरेंस भी नहीं, मगर इस तरह का आकार लाने के लिए, इस तरह का शेप या इस तरह का साइज लाने के लिए हमारा जो पोषक प्रबंधन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैं आज मेरा जो डिस्कशन है, ये पोषक प्रबंधन और इस तरह के जो बढ़िया आलू जिसका साइज भी ज्यादा हो और जिसका आकार भी, आकार को तो हम लोग वैरायटी से ही मानते हैं, मगर जो साइज है वो अपना पोषक प्रबंधन या फर्टिगेशन कैसे करने से वो होता है, उस पर हमारा चर्चा आज होगा। और जो इंटरनल क्वालिटी ट्रेट्स है, जैसे जो इसका ड्राई मैटर के बारे में बताया मैंने, रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में बताया, और साथ ही जो फ्लैश का जो डिस्कलरेशन है, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि जो आलू आप काटते ही, फ्रेश आलू को काटते ही जैसे वो हवा में या
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो काला बनने लगता है। वो मेनली रिड्यूसिंग शुगर से उसका ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि जितना ज्यादा रिड्यूसिंग शुगर होता है उतना कालापन हो जाता है। तो हमारा जो किस्मों को रिड्यूसिंग शुगर कम करने के लिए कैसे पोषक प्रबंधन करें जिससे हमारा क्वालिटी आलू बन सकता है। और साथ ही जो और इंटरनल जो अंदर की जो बातें हैं आलू के लिए, एक तो इंटरनल ब्राउन स्पॉट आप जानते ही हो, जिसमें अंदर एक धब्बा पड़ जाता है या हालो हार्ट करते हैं, उसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो इस तरह के जो चीजें आने लगते हैं तो आपका जो मार्केटिंग वैल्यू है इसकी वो कम हो जाता है। तो इन क्वालिटी पैरामीटर्स में हमें ध्यान देना जरूरी है। और साथ ही अगर किस्मों के बारे में देखते हैं तो हमारे किस्में ज्यादातर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो हमारे देश के खुद के प्रोसेसिंग वेराइटीज, और कुछ प्रोसेसिंग वेराइटीज जो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, और जो हमारे देश के जो टेबल वेराइटीज जो हम लोग घरेलू आलू खाने की यूज करते हैं उसमें ज्यादा काम आता है। जैसे इस किस्म के अंदर कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज और कुफरी सतलज करके किस्में काफी अच्छे माने जाते हैं। मगर प्रोसेसिंग वेराइटीज के लिए चिप्सोना की जो किस्में हैं, कुफरी चिप्सोना 1 2 3 4, या कुफरी फ्राइसोना, या वही विदेश के जो किस्में हैं अटलांटिक, लेडी रोसेटा या कैनाबेक करके हैं, तो ये जो है प्रोसेसिंग के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। मगर प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या देखना है, हमें तो एक चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ये जो पीजीटीवाई मतलब क्या है, प्रोसेसिंग ग्रेड ट्यूबर यील्ड। तो हमारा जो आलू का जितना भी पैदावार हमें आता है उसमें से अगर 90 कम से कम 90 से ऊपर आपका इस साइज का होगा, प्रोसेसिंग ग्रेड का होगा, तो हमारे वेराइटीज काफी अच्छा माना जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर वही जो आपका 75 से 85% तक प्रोसेसिंग ग्रेड के जो वजन होता है तो उसको मॉडरेट बोलते हैं, मगर वो ज्यादातर प्रोसेसिंग के लिए यूज भी करते हैं। मगर हमारे लिए पोटेंशियल प्रोसेसिंग वेराइटीज के लिए 90 से ऊपर ये जो पीजीटीवाई प्रोसेसिंग ग्रेड ट्यूबर यील्ड होना चाहिए। और उसके साथ ही ये जो मैं साइज और शेप के बारे में बात कर रहा था और स्किन कलर की बात कर रहा था, ज्यादातर किस्में जो है जो सफेद रंग के होंगे वही चिप्स का या फ्रेंच फ्राइज के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और जो आईज है, आईज मतलब जो आंख, आलू की जो आंख है वो शैलो होना चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर का होना चाहिए, अंदर दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो है अगर जितना दबा हुआ डीप होगा तो उससे आपका आलू का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हमारा किस्मों में ऊपर ऊपर होना चाहिए। और जो ओब्लॉन्ग मैं शेप्स के बारे में बताया भी था और उसके अंदर क्या क्या आता है, मगर इसमें एक बात आपको ध्यान देना चाहिए, जो हमारे जो एग्जॉटिक जो विदेश की किस्में हैं उसमें लेडी रोसेटा एक ऐसा किस्म है जिसका जो स्किन है वो लाल रंग का रेड स्किन है, और इसमें मीडियम डीप आईज होता है, मतलब इसके जो आंखें हैं वो काफी अंदर गहराई में होती हैं। तो ये चीज इसको आज के कुछ किसान इसको अपनाते तो जरूर हैं, मगर आप लोग इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लेडी रोसेटा प्रोसेसिंग वैरायटी है, मगर इसमें ये डीप आईज होने की वजह से और लाल स्किन होने की वजह से ये हमारे देश में ज्यादा मुकाबले में नहीं आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ये मैं कुछ किस्मों के बारे में ये कंपेल करके आपको यहाँ दे रहा हूँ, जिसमें ड्राई मैटर कितना होना चाहिए हर वैरायटी में, रिड्यूसिंग शुगर कितना होना चाहिए। ये एक्राइल अमाइड के बारे में मैं एक डिस्कशन करना चाहूंगा। ये एक्राइलामाइड क्या होती है, जो रिड्यूसिंग शुगर्स मैं बता रहा था, जिसमें जैसे ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया, इस तरह के साथ साथ कुछ एमिनो एसिड्स भी होती हैं। तो जो एमिनो एसिड, जो एस्पार्जिन, खासकर जो एस्पार्जिन अच्छी एमिनो एसिड की किस्म में नहीं आता। हमारे जो अच्छे एमिनो एसिड हैं वो मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, इस तरह के सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने में काम आती है। वो एमिनो एसिड्स काफी अच्छा माना जाता है। मगर जो एस्पार्जिन जैसे एमिनो एसिड है वो आपके हवा में संपर्क में आते ही ये क्या करती है, आलू को काला बना देती है। तो वो एक क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है एक्रेलामाइड, और इसकी वजह से इस ये बना हुआ प्रोडक्ट जैसे आलूओं को हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, कैंसर कॉजिंग बोलते हैं। इसकी वजह से इवन कहते हैं कि हार्ट अटैक जैसे बीमारी भी आ सकता है करके लोग कहते हैं। तो
ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये एक्रेलामाइड कंटेंट इन वैरायटीज में ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो किस्में हैं, जो प्रोसेसिंग वैरायटीज, उसका जो आकार है, उसका जो रंग है, ये मैं यहाँ पे दिया हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। मगर ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें मैंने ये प्रयास किया कि हर क्या प्रोडक्ट के लिए जो हमारा प्रोसेसिंग है हम किस में यूज करते हैं, चाहे वो चिप्स के लिए या फ्रेंच फ्राइज के लिए या पोटैटो फ्लेक्स के लिए या कैनिंग के लिए या स्टार्च बनाने के लिए या सूखा आलू बनाने के लिए। तो इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह का शेप चाहिए। जैसे चिप्स के लिए आपको गोलाकार आलू चाहिए, वही आपका जो फ्रेंच फ्राइज के लिए जो लंबे ओब्लॉन्ग आलू है, या राउंड ओवल जो है कैनिंग मतलब कैन्स में बनाने के लिए इसको करते हैं, या स्टार्च के लिए कोई भी शेप चलेगा, मगर पोटैटो फ्लेक्स के लिए भी कोई भी शेप चलेगा। मगर वही सूखा आलू बनाना हो तो इसको अंडाकार या गोल वाले आलू काफी काम आते हैं। और वही साइज की अगर बात करते हैं तो चिप्स के लिए इसका जो साइज है 45 से 80 मिलीमीटर होना चाहिए, या 4.5 से 8 सेंटीमीटर डायामीटर। और वही फ्रेंच फ्राइज के लिए इसका जो डायामीटर है ये 75 मिलीमीटर से ऊपर होना चाहिए। पोटैटो फ्लेक्स या स्टार्च के लिए कोई जरूरत नहीं है, मगर 20 से 35 मिलीमीटर छोटा आलू जो है वो कैनिंग के लिए यूज होता है और डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होता है। और जो ड्राई मैटर है, मैं इसके ऊपर थोड़ा आपको और जोर से बताना चाहूंगा कि ड्राई मैटर एक इम्पोर्टेंट किस्म है। आपके आलू में खासकर चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए जो ड्राई मैटर है 80 से 20% तक होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाएगा तो ये आपका चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए ये काबिल नहीं मानते हैं। तो इसलिए इस आपका ड्राई मैटर में जो है, तो ड्राई मैटर ज्यादा कैसे बनेगा, वो पोषक प्रबंधन, अच्छी पोषक प्रबंधन करने से ही ड्राई मैटर को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आने वाले स्लाइड्स में ये ड्राई मैटर कैसे बढ़ाएंगे वो बताऊंगा। अगर वही चीज आपका पोटैटो फ्लेक्स या स्टार्च बनाना है तो उसमें 20 या 22 से 24% तक होना चाहिए। और कैनिंग और डीहेड सूखा प्रोडक्ट्स के लिए 20 से ऊपर होना चाहिए, मगर कैनिंग के लिए 18 से कम भी होगा तो चलेगा। अगर वही चीज अगर आपका रिड्यूसिंग शुगर्स की बात करते हैं तो ये 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फ्रेश वेट का चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए 150 से कम होना चाहिए, पोटैटो फ्लेक्स के लिए 100 से कम होना चाहिए, और सूखा आलू के लिए भी 150 से कम होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप लोग इसको थोड़ा गौर से देखिए, ताकि आप जिस प्रोडक्ट के लिए या जिस पर्पस के लिए आप अपना आलू की खेती कर रहे हो, चिप्स के लिए या फ्रेंच फ्राइज के लिए या सूखा आलू के लिए, तो उसमें आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मैं अपने आलू में कितना ड्राई मैटर लाना चाहता हूँ, या मैं कितना रिड्यूसिंग शुगर्स रखूं ताकि मेरा आलू का क्वालिटी बढ़े और उसमें मार्केट में इसकी डिमांड बढ़े। तो इन चीजों पे हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। तो ड्राई मैटर के बारे में मैं आपको जरूर बताया था, मगर इसमें ड्राई मैटर में एक ही बात है कि ड्राई मैटर जितना ज्यादा होगा तो चिप्स बनाते समय जो ऑयल का जो खपत है वो कम होगा। आपका ड्राई मैटर ज्यादा है तो ऑयल की कंजम्पशन या तेल की खपत है कम रहेगा। और जितना ज्यादा ड्राई मैटर होगा, आपका चिप्स एकदम सफेद रंग के होंगे और एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। तो उसको हम लोग कैसे बढ़ाएं? तो ये आलू की खेती में ड्राई मैटर बढ़ाने के लिए एक ऐसा पोषक तत्व है जो पोटेशियम हम कहते हैं, और वो भी पोटेशियम अगर एमओपी जो पोटेशियम क्लोराइड के रूप से देते हैं तो उसमें लो ड्राई मैटर, कम ड्राई मैटर आता है। अगर वही चीज आप सल्फेट ऑफ पोटेश से देते हो जिसमें सल्फर और पोटेशियम दोनों पाया जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा ड्राई मैटर रखने का मौका मिलता है। तो आप लोग इस पे ध्यान दें। और अधिक नाइट्रोजन की मात्रा देने से, जो हाई नाइट्रोजन डोसेज देने से आपका ड्राई मैटर कम हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को नाइट्रोजन पोषक तत्व को इस्तेमाल करने में या इस्तेमाल करते समय आप लोगों को काफी ध्यान देना चाहिए कि इसको मैं किस समय डालूं और कैसे कितना मात्रा में डालूं ताकि मेरा ड्राई मैटर एकदम जबरदस्त रहे, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और वही मैं रिड्यूसिंग शुगर्स की बात करता हूँ। अगर हमारा आलू प्रोसेसिंग के लिए काबिल रहना है तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स में बहुत कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ऐसा काला या ब्राउनिश कलर छोड़ देता है जिससे वो मतलब एक बिटर टेस्ट या कड़वापन आ जाता है आपके चिप्स में। और जो अगर चिप्स और फ्रेंच फ्राइज है तो उसके लिए आपका रिड्यूसिंग शुगर बहुत कम होना चाहिए। इसका मात्रा क्या है, 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फ्रेश वेट से कम होना चाहिए। क्योंकि मैं पिछली बार भी बताया था, पहले भी बताया था कि
ये जो एक आलू जिसमें रेड्यूसिंग शुगर ज्यादा होता है, एक मिलार्ड रिएक्शन करके बोलते हैं, जो रेड्यूसिंग शुगर्स होने की वजह से इसके जो एमिनो एसिड्स हैं वो हाई टेम्परेचर्स में फ्राई करते समय ये काला या ब्राउन होने में लग जाता है, तो इसको हम मिलार्ड रिएक्शन बोलते हैं, मेलार्ड रिएक्शन। और वही जो रेड्यूसिंग शुगर्स ज्यादा होते हैं, तो जब उसमें एमिनो एसिड एस्पार्जिन जब आ जाता है तो वो जो है एक्राइल अमाइड बना देती है। तो वो एक्राइल अमाइड जो है, मैंने पहले भी बताया था, ये कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है। तो इसलिए इनको अवॉइड करना है, मतलब हमें रिड्यूसिंग शुगर्स को कम रखना है। रिड्यूसिंग शुगर्स कम रखना है मतलब हम लोग अपना पोषक प्रबंधन को, फेटिगेशन को एक बढ़िया तरीके से करें, जिसमें हम लोग एसओपी जैसे खादों को यूज करें ज्यादा मात्रा से, और जो नत्रजन है जैसे यूरिया जैसे खादें हैं या पोटेशियम क्लोराइड जैसे एमओपी जैसे खादें हैं वो आलू में ना इस्तेमाल करें, और एसओपी जैसे खादों को इस्तेमाल करने से हमारा अच्छा होता है। और ये तो आलू में एक बीमारियों का भी काफी समस्या है, जो हम लोग बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। बायोटिक स्ट्रेस में ज्यादातर जो बीमारियां हैं, जैसे अर्ली ब्लाइट हो गया या लेट ब्लाइट हो गया, या आपका जो विल्ट है, पोटैटो आलू का विल्ट है, या एक स्कैब डिसीज का करके बोलते हैं, पोटैटो स्कैब डिसीज, या आपका जो रॉट है, वो एक बैक्टीरियल रॉट भी आता है। तो इस तरह की बीमारियां भी हम लोग अच्छी पोषक प्रबंधन से इसको मैनेज कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे होता है। और जब एबायोटिक स्ट्रेसेस मतलब अधिक तापमान या अधिक टेम्परेचर्स या आपका जो सूखापन, देखिए एबायोटिक स्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी की समस्या। जितना आलू में आपका सूखापन की समस्या बढ़ जाती है, उतना क्वालिटी और उतना पैदावार में आपको नुकसान ज्यादा आ जाता है। तो इसलिए वाटर मैनेजमेंट को आपको बरकरार रखना है। मेरे को आप हमारे जो गुजरात एमपी किसानों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी आप फर्टिगेशन से आलू की खेती कर रहे हो। तो मैं मानता हूँ कि पानी में या सूखापन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर ये वाटर मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्शन या क्वालिटी आलू ला सकते हैं। तो जैसे पिछले बार हमारे जो वेबिनार हुआ था, आज भी हमारे वेबिनार में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो मैं अभी मिस एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस क्वेश्चंस को आगे ले जाएं। एलिजाबेथ, would you please take this question for the webinar? Yes, I Yeah. will. Well, we prepared a couple of questions to so that you can participate in the webinar and give your answers. And the first question is, which of the following pair of sugars belong to reducing sugars? Is it glucose and fructose, glucose and sucrose, fructose and sucrose, or glucose and glucose? So you may just make your choice by clicking. And for those of you, I know some are following in a group, you can just make a decision together and decide for one option. And yes, I'm just waiting for a short instant because there are more answers coming in. And then, yes, that's all I guess. I'm closing and I'm publishing the results so that you can see them as well. So most of you voted for option A, like 50%, but 38% took option B and 30% option 3. So most of you said the right answer is A. So now I'm giving back to Satya to give the answer. Yeah, thank you very much, Elizabeth. The right answer is option A, glucose plus fructose. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रिड्यूसिंग शुगर्स में 3 तरह के शुगर होते हैं। एक सुक्रोज है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। मगर उन तीनों में से सुक्रोज जो आलू के मीठापन को बढ़ाने में काम करता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। मगर जो बाकी जो दो शुगर है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये काफी नुकसानदायक हैं। तो इसलिए इन दोनों को हम लोग कम करना चाहिए। तो यहाँ इसका आंसर है आंसर ये। और मैं आप सब लोगों को, खासकर जो हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं, उनको मैं दोबारा एक बताना चाहूंगा कि आप सब लोग गौर से थोड़ा सुनिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है आपका आंसर्स को मॉनिटर करता है और हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सही आंसर दे पा रहे हैं और कौन सही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये पूरा चर्चे के ऊपर ही ये क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो मैं आप सब लोगों को दोबारा अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा गौर से इनको सुने
और इनका आंसर सही करें। थैंक यू। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा ये है, सेकंड क्वेश्चन प्लीज एलिजाबेथ। Yes, the second question is, what is the minimum dry matter content required for potatoes to be suitable for chips and French fries? Is it less than 18%? Is it 18 to 20%? More than 20? Or more than 15%? So once again, आलू, please. या Yeah. आलू में फ्रेंच फ्राइज और चिप्स बनाने के लिए ड्राई मैटर कंटेंट इन चारों में से कितना होना चाहिए ताकि वो फ्रेंच फ्राइज और चिप्स के लिए सही रहे? यस प्लीज। Yes, so I'm waiting for some more people to make their choice. The answers are coming in. या Yeah. Okay, perfect. So I will close and publish the result. Well, 80% say that it should be between 18 and 20%. Is this right, Satya? Yes, it is right. It should be 18 to 20%. चलिए, ये आपने अच्छा आंसर किया कि आलू में प्रोसेसिंग वेराइटीज में ये चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए जो ड्राई मैटर कंटेंट है वो 18 से 20% होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब पोषक प्रबंधन के बारे में, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की आलू में कैसे होना चाहिए। तो आप सब लोग जानते हैं, मगर ये इसमें 2-3 बातों को मैं दोहराना चाहूंगा कि जब पोषक प्रबंधन की जब बात करते हैं, हमारा जो टारगेट है एक तो जो है एक अधिक पैदावार के ऊपर होना चाहिए और एक बढ़िया क्वालिटी की आलू बनाने के लिए हमारा होना चाहिए। तो इसमें पैदावार कौन सा पोषक तत्व बढ़ाता है और क्वालिटी का कौन सा पोषक तत्व बढ़ाता है, और साथ ही हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि कौन सा पोषक तत्व किस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। मतलब कुछ जो है एमिनो एसिड्स को बनाती हैं, जैसे सल्फर हो गया। सल्फर जो है आपका प्रोटीन बनाने में या आपका जो सिस्टीन या मिथियोनिन जैसे एमिनो एसिड्स को बनाने में काम करता है, तो सल्फर को आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी तरह जब आपको पोटेशियम की बात करते हैं तो आप पोटेशियम अच्छी तरह से सल्फेट ऑफ पोटेश के रूप में डालने से वो आपका रिड्यूसिंग शुगर्स को कम कर देता है, ड्राई मैटर कंटेंट को बढ़ा देता है। तो इस तरह की चीजों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं पोषक प्रबंधन को अगर 50 नंबर देता हूं तो बाकी जो 50 नंबर आलू की खेती में अदर फैक्टर्स को देता हूं, जैसे आपका जो चयन वैरायटी जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर, और जो प्लांट प्रोडक्शन, जो बीमारियां हैं, जो कीड़े हैं इसमें जो लगते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो आप टाइम देते हो या आप इसके बारे में सोचते हो, तो उसमें भी आप लोगों को ये देना, इस पे आपका टाइम जाता है। तो अभी पोषक प्रबंधन की जब बात करते हैं तो हम लोगों को काफी अच्छी तरीके से पोटैटो की ग्रोथ स्टेजेस को समझना चाहिए। पोटैटो की ग्रोथ स्टेजेस 5 स्टेजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो एस्टैब्लिशमेंट स्टेज बोलते हैं, और एक वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं, और तीसरा जो है ट्यूबर इनिशिएशन, ट्यूबर बल्किंग और मैच्योरेशन। ये पांचों स्टेजेस में से गौर से सुनिएगा, इन पांचों स्टेजेस में चाहे वो अर्ली ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन की जब बात करते हैं तो उसमें ज्यादा फर्क कहाँ पे आता है, यहाँ पे, मतलब ट्यूबर इनिशिएशन और ट्यूबर बल्किंग। तो इसलिए इन दोनों ग्रोथ स्टेजेस को, जो ट्यूबर इनिशिएशन और ट्यूबर बल्किंग स्टेजेस को हम लोग क्रिटिकल स्टेजेस भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग चाहे पानी के बारे में या चाहे आपका जो पोषक प्रबंधन के बारे में या आपका जो कीड़े मकोड़ों का या जो बीमारियों का मैनेजमेंट में, इन दोनों स्टेजेस में आप सब लोगों को बहुत गौर से आपको समय देना पड़ता है। तो यही दोनों स्टेजेस हैं जो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस हैं। तो जो भी वेराइटीज हैं आपका, जो शॉर्ट, अर्ली, मीडियम और लॉन्ग, तो वो जो दिन है वो दिन में बदलाव कहाँ पे आता है, ये आलू बनने की समय, मतलब ट्यूबर इनिशिएशन और ट्यूबर बल्किंग में ही आपको फर्क आता है। बाकी चाहे वो अर्ली मीडियम में, ये दोनों स्टेजेस में सेम ही टाइम लेता है, और वो भी मेच्योरेशन में भी मोटा मोटा सेम ही टाइम लेता है, मगर ट्यूबर इनिशिएशन और ट्यूबर बल्किंग में ज्यादा समय लेता है। और अब जब पोषक तत्वों की जब जरूरत के बारे में, अगर मांग के बारे में अगर बात करें, तो जो एस्टेब्लिशमेंट, जब आप आलू की प्लांटिंग करते हो, बुआई करते हो, तो जब ये स्प्राउट बनने लगता है या स्प्राउट डेवलप होने लगती है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा पोषक तत्व देने की जरूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र के जो किसान ज्यादातर ये सोचते हैं कि भाई
हमारे जो मिट्टियों में शुरू में बेसल में बहुत ज्यादा कम से कम आधा या 4 हिस्सों में से एक हिस्सा मिट्टी में देना चाहिए करके काफी मात्रा में देते हैं। मैं ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे गुजरात जैसे क्षेत्रों में जो आपकी मिट्टियां हैं, जो सैंडी सॉइल है, उसमें अगर आप इतना ज्यादा मात्रा में शुरू में ही दे देते हो जिस वक्त आपका आलू को जरूरत नहीं है, तो उसमें ज्यादा लॉसेस होने की क्षमता ज्यादा रहती है, क्योंकि तब आलू उठा नहीं पाती उन पोषक तत्वों को या उस खुराक को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब लोग एकदम एडवांस्ड तरीके से फर्टिगेशन में आप लोग जुड़े हो, तो ये जो सॉइल एप्लीकेशन को, खासकर ये जो यूरिया या ये एमओपी जो केसीएल या पोटैश को यूज करते हो सॉइल में, वो ना करके थोड़ा कुछ हद तक आप एसएसपी या डीएपी यूज करते हो, ताकि वो थोड़ा जड़ व्यवस्था में मदद करे। मगर उनको वहां पे ना देके अगला जो स्टेज है, जो वेजिटेटिव स्टेज, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है, तो पौधा थोड़ा बड़ा होने लगता है और इसका जो स्टोलन, जो नीचे जो इसका जो रूट्स है वो आने लगते हैं नीचे, और ऊपर भी आपका जो पत्ते और इसका जो शूट या स्टेम भी आने लगता है। तो इस स्टेज में आप अपना फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को थोड़ा शुरुआत कर सकते हो। और मैं आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस स्टेज पे कितना देना चाहिए। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हमारे के प्लेसेस में हमारे साथी हैं जो जितेंद्र लोनारी करके, वो और मैं, हम दोनों मिलके इस तरह के जो पूरा स्ट्रेटेजी को लेके, ग्रोथ स्टेजेस को लेके, हम कौन से वैरायटी को क्या प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं या टेबल पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो सब दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने फर्टिगेशन शेड्यूल आलू के लिए बनाए हैं। और हम इस शेड्यूल्स को, हम ये चीज गुजराती में या हिंदी में भी उपलब्ध कराएंगे, और ये चीज हमारे एग्रोनॉमिस्ट के पास ऑलरेडी पहुंच गया है। तो मैं अपने कस्टमर्स, हमारे जो किसान भाइयों के, मैं एक बात रखना चाहूंगा कि आप सब लोग उस फर्टिगेशन शेड्यूल को काम में लें, क्योंकि वो इस तरह के साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। आपको काफी फायदा होगा उसको इस्तेमाल करते हुए, अगर के प्लेसेस प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए अगर वो फर्टिगेशन शेड्यूल को फॉलो करते हो तो काफी फायदा होगा। और जब ट्यूबर इनिशिएशन की जब बात करें तो इसमें ट्यूबर सेटिंग होने लगती है। देखिए इस स्टेज में, इस स्टेज और इस स्टेज के अंतर में देखिए, यहाँ पे सिर्फ स्टोलन या अंदर की जो अंडरग्राउंड स्टेम है वही बनने लग रही है, मगर यहाँ पे वही स्टेम वो आलू में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इसको हम ट्यूबर इनिशिएशन बोलते हैं। तो ट्यूबर इनिशिएशन काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें पौधे को बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और इसमें चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या पोटेशियम हो, और इवन कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें, और ट्यूबर बल्किंग जो अर्ली वेराइटीज में 45 से 55 दिन तक होती है, तो इसमें पीक न्यूट्रिएंट डिमांड होती है। अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन है, ये 1 एकड़ में प्रतिदिन कम से कम 3.2 किलो, मतलब 3 किलो नाइट्रोजन, आधा किलो फास्फोरस और 2 किलो पोटेशियम की जरूरत इस स्टेज में होती है। और अगर इसमें इस स्टेज में आलू की जो पैदावार देखते हो, एक दिन में कम से कम 250 से 500 किलो या 5 क्विंटल की आलू की उत्पादन एक दिन में होती है इस स्टेज में। तो आप लोगों को ये अंदाजा लगाना चाहिए कि भाई इस स्टेज कितना इंपॉर्टेंट है, और इसकी इस स्टेज में आपका पोषक प्रबंधन कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत गौर से देखना चाहिए। और जो लास्ट स्टेज है, मेचुरेशन स्टेज, जो 20 से 25 दिन का लंबाई में चलती है, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग या न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन। पत्तों में जितना भी खुराक है वो नीचे आपका ट्यूबर में ट्रांसफर हो जाती है। इसको हम फ्लोएम लोडिंग भी बोलते हैं। तो इसमें एक या दो पोषक तत्व, खासकर जो फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों को छोड़ के बाकी पोषक तत्वों की, इवन पोटेशियम की भी जरूरत होती है कुछ हद तक, मगर नाइट्रोजन इस स्टेज में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मगर इस स्टेज में आप अपना पौधे को कितना जितना तंदुरुस्त रखोगे, उतना पोषक तत्व पत्तों से या आपके जो ऊपर वाली हिस्सों से नीचे आपका जो जड़ों में और आपका आलू में ये ट्रांसलोकेट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और जब हम लोग आलू की खेती में किन बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं, एक तो ट्यूबर क्वालिटी। ट्यूबर क्वालिटी मतलब मैंने पहले भी बताया था, आपका जो ड्राई मैटर कंटेंट है या रिड्यूसिंग शुगर है, उस पे ध्यान देते हैं। और एक जो स्किन फिनिश है, जो आपका जो आलू का जो छिलका, जो स्किन है, वो कितना मजबूत होना चाहिए, और उसको और ताकि इसका स्टोरेज और कुकिंग क्वालिटी के लिए बढ़िया हो सकती है।
और जो अन्य अदर ग्रोथ पैरामीटर्स है, जैसे हम लोग 30 डेज आफ्टर प्लांटिंग, मतलब बुआई के 30 दिन बाद आपका जो कितना परसेंटेज ऑफ प्लांट एमर्ज हुए हैं, ये कम से कम 70 से 80% तक हो जाना चाहिए। आपका प्लांट हाइट भी ठीक ठाक रहना चाहिए, ताकि आपका जो ऊपर वाली व्यवस्था में अच्छा ग्रोथ होगा तो वहां से सारा खुराक आपका नीचे वाली ट्यूबर में जाएगा, तो इसलिए कंद में जाएगा, तो इसलिए ये हाइट भी जरूरी है। और इसका जो मेन जो पैरामीटर्स हैं कि भाई आपका नंबर ऑफ स्टेम्स पर स्क्वायर मीटर कितना है 50 दिन बाद, आपका प्लांटिंग बुआई से 50 दिन बाद आपके जो ऊपर के जो स्टेम है या वो कितने हैं ये 1 स्क्वायर मीटर में, और उसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका नीचे कितने ट्यूबर लग सकते हैं प्रति स्टेम, है ना। तो ये स्टेम जो है वो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है एवरेज ट्यूबर वाइट। ये आपका एक एक ट्यूबर का, एक एक आलू का कितना वजन है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ इन्हीं चीजों से आपका पैदावार डिसाइड होता है। और इसमें जो इसके साथ साथ आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आप प्रोसेसिंग वैरायटीज की खेती कर रहे हो तो इसमें आपको प्रोसेसिंग ग्रेड ट्यूबर यील्ड की जरूरत होती है, जिसमें आपको 90% तक आपका पैदावार में से 90% तक आपको ये ग्रेड ट्यूबर्स आना चाहिए। तो इसलिए इन क्वालिटी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैं पोषक प्रबंधन का कौन से पैरामीटर किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक है, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इस फिगर से दिखाना चाहता हूँ। जो आपको नीले रंग के हैं वो सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं, मगर जो ऑरेंज है वो नेगेटिव इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आलू में आप ड्राई मैटर या स्टार्च या रिड्यूसिंग शुगर या इस तरह का बढ़ाना चाहते हो, तो इसमें आप लोगों को ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों को, या सल्फर, प्रोटीन के लिए सल्फर, नत्रजन, तो इस तरह के पोषक तत्वों को आप अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। अगर वही चीज ये नत्रजन को आप ज्यादा कर देते हो तो ये ड्राई मैटर को कम कर देता है, रिड्यूसिंग शुगर को बढ़ा देता है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स को और बढ़ा देता है, तो ये नुकसानदायक है। तो इसलिए नत्रजन को काफी गौर से या काफी सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मगर जब वही कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, उनको आप इन चीजों को बढ़ाने में आपको काम में आता है। और वही चीज अगर मेच्योरिटी, जैसे स्किन की थिकनेस अच्छा होना चाहिए, या मैकेनिकल इम्पैक्ट, मतलब आलू हम लोग खुदाई जब करते हैं तो मशीन से करते हैं, तो उस वक्त अगर आपका आलू मजबूत रहेगा या आपका आलू का छिलका मजबूत रहेगा तो आपका नुकसान कम रहता है। तो इसलिए, और इसका जो इसलिए ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को अच्छी तरीके से अपनाना चाहिए। और जो इंटरनल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि आलू का जो अंदर से सूख जाना या अंदर से गल जाना, तो इस तरह के दिक्कतों को आप कैल्शियम से कम कर सकते हो। अगर वही चीज ये जो आफ्टर कुकिंग, मतलब आप जब कुकिंग करते हो उसके बाद आपका इसमें ब्लैक स्पॉट्स या मिलार्ड रिएक्शंस या आपका जो कालापन नहीं आना है, तो आपको नत्रजन की ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वही आप पोटेशियम और मैग्नीशियम को पर्याप्त मात्रा में डालते हो तो इससे अच्छा फायदा होते हैं। तो इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन आता है, मिस एलिजाबेथ प्लीज। Yes, our third question is, which combination of the following growth stages are critical for nutrient management in potato? Is it establishment and vegetative stage? Is it tuber initiation and tuber bulking? Or is it vegetative and tuber bulking? Or is it tuber bulking and maturation? So please make your choices. And we will give you the answer in a couple of seconds. Yes, perfect. Thanks a lot. Well, in this case, nearly everybody said it's tuber initiation and tuber bulking. So they nearly all decided for answer B, like 94%. And yes, I'm giving back to Satya. It is the right answer. Thank you very much. तो आप सब लोग काफी अच्छा बताए हैं कि आलू की खेती में जो ट्यूबर इनिशिएशन और ट्यूबर बल्किंग जो है काफी इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्टेजेस हैं, जिसमें हम लोग अपना पोषक प्रबंधन को अच्छी तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए। और जब नत्रजन की बात करते हैं तो आप सब लोग जानते ही हो कि नत्रजन काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो इसमें अगर नत्रजन की अगर बात करते हैं तो ये नत्रजन का मेन काम क्या है कि एवरेज ट्यूबर वेट,
अगर आप एक आलू की कंद की जो औसतन वजन बढ़ाना चाहते हो, तो वो आपका पर्याप्त नाइट्रोजन मैनेजमेंट से ही होता है। तो इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर जो शुरुआत वाली जो दशा है जहाँ पे वानस्पतिक बढ़वार ज्यादा होती है, उस वक्त पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन देना चाहिए। अगर वही लेटर स्टेजेस में, जैसे ट्यूबर इनिशिएशन जैसे स्टेजेस में आप ज्यादा दे देते हो, तो उसकी वजह से आपका यील्ड भी कम हो जाता है, और जो ड्राई मैटर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग तोलते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन टाइमिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो हम लोग ट्यूबर इनिशिएशन के समय इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ इसमें जो 60 से 80 दिन तक नाइट्रोजन को एकदम तगड़े तरीके से नाइट्रोजन को ध्यान में देना चाहिए। और इसका जो मेन स्टेजेस हैं, जो ट्यूबर इनिशिएशन में उस ग्रोथ में जो 25 दिन तो मैं बताया था, मगर उस स्टेज में कम से कम 10 दिन तक आपको कॉन्स्टेंटली 30 केजी नाइट्रोजन प्रति एकड़ की मात्रा में देना चाहिए। और वही ट्यूबर डेवलपमेंट जब होता है, उसमें हर हफ्ते 10 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हर हफ्ते में आपको फर्टिगेशन में देना चाहिए। और ट्यूबर बल्किंग में आप जो जितना नाइट्रोजन अप्लाई करते हो, उसमें से 60 से 70% नाइट्रोजन जो है आलू अपने ट्यूबर में ले लेता है बल्किंग की स्टेज में। तो इसलिए नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट है। और आप हाई रेट्स जो जितना जरूरत है उससे ज्यादा आप डाल देते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ट्यूबर में एक तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, वाटरी टेक्सचर हो जाती है, और इसकी वजह से जो क्वालिटी है कुकिंग का वो कम हो जाता है। क्वालिटी का कुकिंग कम हो जाना मतलब कालापन आ जाना। और साथ ही जब अब नाइट्रोजन हम बोलते हैं, जैसे ही ज्यादा नाइट्रोजन मात्रा देते हैं तो वनस्पतिक बढ़वार बढ़ जाता है। वही आलू में क्या होता है कि इसका जो ट्यूबर ग्रोथ है वो काफी फास्ट होने की वजह से इसका जो एनलार्जमेंट है, मतलब एकदम जल्दी खींच जाता है। मतलब अंदर दम नहीं होता है, मगर बड़ा जरूर हो जाता है। उसकी वजह से ये हॉलो, अंदर खाली सा एक हॉलो बन जाता है। तो उसकी वजह से ये हॉलो हार्ट करके एक डिसऑर्डर होता है, तो वो भी इसकी वजह से होता है। तो और जैसे ही आप नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देने लगते हो, तो उस पौधों में आपका जो बीमारियां, जैसे ब्लाइट आने का संभावना या और तरीके की बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप इसको काफी गौर से करना चाहिए। और नाइट्रोजन की कमी आप जानते ही हो, नाइट्रोजन काफी मोबाइल न्यूट्रिएंट है पौधे में, तो इसलिए इसकी कमी जो है आपको निचली वाली पत्तों में इस तरह का पीलापन दिखने लगता है नाइट्रोजन की कमी से। तो मैं अपना नाइट्रोजन के बारे में, हमारे जो दो उन्नत प्रोडक्ट हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हम कहते हैं, एक तो सोल्यू एएमएस, सोल्यू अमोनियम सल्फेट, जिसमें 20% नाइट्रोजन और 24% सल्फर होता है। तो देखिए ये सोल्यू एएमएस आपको, मेरे को लगता है कि फिटिगेशन ग्रेड अमोनियम सल्फेट अभी के प्लेसेस के अलावा और कोई मेरे को नहीं लगता कि आपको उपलब्ध करवा पा रहे हैं। मगर ये एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये अम्लीय खाद बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका एसिडिटी भी बढ़ता है। और इसको डालते समय इसमें सल्फर और नाइट्रोजन होने की वजह से ये एकदम आपका बढ़वार को भी अधिक पैदावार और अच्छा गुणवत्ता के लिए शुरुआत वाली दशाओं में देने के लिए बहुत बढ़िया होती है। और दूसरा ये है कि अगर आप अपना जो सॉइल ग्रेड अमोनियम सल्फेट अगर 100 किलो डालते हो, तो वही चीज आप सोल्यू एएमएस के साथ आप 25 किलो देने से ही आपका पूरी हो जाती है नाइट्रोजन की और सल्फर की मात्रा। तो ये सोल्यू एएमएस का उपयोग करने का फायदा यही है कि इसका साल्ट इंडेक्स कम होने की वजह से आपका जो नमकीन बनाने वाली जो अपना मिट्टियों को नमकीनता बढ़ाने वाली जो क्षमता है वो आप कम कर सकते हो। तो इसलिए सोल्यू एएमएस। और साथ में जो नाइट्रोजन के लिए हमारा एक और खाद है जो इनिशियल स्टेजेस में इस्तेमाल करने के लिए, वो है 19-19-19, जिसमें जो है हमारा जो सोल्यू एनपीके में जो नाइट्रोजन आप देखोगे, तो इसमें 10% अमाइड नाइट्रोजन है, 3.5% अमोनियकल नाइट्रोजन है, और 5.5% जो है नाइट्रेट नाइट्रोजन है। इसकी वजह से 3 रूपों में नाइट्रोजन होने की वजह से शुरुआत वाली दशा में पौधा पूरा नाइट्रोजन ले नहीं पाएगा, और वही नाइट्रोजन का खाद जो है अलग अलग लॉसेस में, जैसे अमोनिया वॉल्टिलाइजेशन या नाइट्रेट लीचिंग जैसे लॉसेस में ये बह जाता है या हवा में उड़ जाता है। मगर वही आप 19-19-19 को साथ देने से आपका नुकसान बहुत कम होगा, और पौधे के लिए आपका बहुत बढ़िया रहेगा।
और जो एक तीसरा नत्रजन खाद जो हमारा K+S का है, वो है सोल्यू NOP, जो नाइट्रेट ऑफ पोटैश 13045 की रूप में हम लाते हैं। इसमें 13% नत्रजन है और 45% पोटेशियम है। तो इसको आप जो जैसे आपका जो ट्यूबर इनिशिएशन या ट्यूबर डेवलपमेंट की स्टेज में अगर आप नत्रजन देना चाहते हो, तो आप सोल्यू NOP के साथ आप दे सकते हो। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है वो फास्फोरस है आलू में। तो आलू में इनिशियल ग्रोथ में, जो शुरुआत वाली व्यवस्था में, आपका जो जड़ों का व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए, और जब आपके जो आलू बनने लगते हैं नीचे, उसका जो स्किन मजबूत रखने के लिए फास्फोरस काफी इम्पोर्टेंट है। इसको कम से कम 40 से 60 दिन तक मतलब जैसे प्लांट एमर्ज होने लगती है, वहां से 40 से 60 मतलब 2 महीने तक इसको अच्छी मात्रा में देना चाहिए। और इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, आलू में जो ट्यूबर बल्किंग के बाद कुछ पोषक, सारे पोषक तत्वों को देने की जरूरत नहीं है, मगर फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो ट्यूबर बल्किंग के बाद भी मेच्योरिटी वाले स्टेज में भी आप इसको दे सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि फास्फोरस की मात्रा मेच्योरिटी स्टेज में भी आप कुछ हद तक दे सकते हो। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फास्फोरस का एक बात यह है, खासकर जब आलू स्टार्च के लिए जब उगाया जाता है, तो उसमें स्टार्च में दो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो एमाइलोज और एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ये फास्फोरस से बना हुआ। तो अगर आपके आलू में आपका जो मैंने बताया था कि जो 18 से 22% डायमीटर आपने बोला है, उसमें 75% जो है स्टार्च ही होता है। अगर वो स्टार्च तगड़ा मजबूत बनाना है तो उसमें अमाइलोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होते हैं, तो मतलब वो फास्फोरस से बनाया हुआ है। तो जितना बढ़िया आप फास्फोरस खाद अपने आलू की खेती में देते हो, तो उतना स्टार्च कंटेंट आपके आलू में बढ़ने का क्षमता होती है। तो हमारे फास्फोरस खाद के बना देने के लिए हमारे पास हमारे जो K+S के जो खादे हैं, उसमें एक सोल्यू MAP है, जो 1261 मोनो अमोनियम फॉस्फेट के नाम से बोलते हैं, जिसमें 12% नत्रजन और 61% फास्फोरस है। तो ये भी एक अम्लीय खाद है जिसमें pH इसका 4.5 है। तो इसको भी जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में आलू की खेती में बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत वाली दशाओं में डाल सकते हो। और अगले जो फ्लावरिंग वाली जो दशाएं हैं, जैसे ट्यूबर इनिशिएशन और ट्यूबर डेवलपमेंट की स्टेज में, हमारा जो 05234 है, सोल्यू MKP के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं, तो उस खाद को आप फास्फोरस की मात्रा, पर्याप्त मात्रा दिलाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगला इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व है वो पोटेशियम है। पोटेशियम आप सब लोग जानते ही हैं, पोटेशियम जो है अपना पौधे में, आलू की खेती में शुगर ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो फ्लोएम लोडिंग जो बोलते हैं, क्योंकि आलू में जो ऊपर के जो हरा भरा जो आपके पत्ते हैं या आपका जड़, आपका जो तना है, उसपे जितना भी खुराक है वो हमारा एम ये रहता है कि उस सारा खुराक को, फोटोसिंथेट्स को ऊपर से नीचे अपना कंद में ले जाना है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को बढ़िया करने में आपका आलू में पोटेशियम काफी मदद करता है। और सूखापन को सहने के लिए, और जो कम से कम बीमारियां लगने के लिए, और आलू का अधिक पैदावार, अधिक बढ़िया साइज और अच्छा गुणवत्ता वाला, क्वालिटी वाला आलू, ये सब लाने के लिए पोटेशियम काफी हेल्प करता है। तो इसलिए पोटेशियम को अच्छी मात्रा में इसको देना चाहिए। और पोटेशियम की डिफिशियंसी बढ़ जाने से, मतलब पोटेशियम की कमी, आप इस तरह के सिम्टम्स से आप पहचान सकते हो, जैसे पत्ते की मार्जिन से पीलापन हो जाता है और इसका जो नोक है ये सूखने लग जाता है, इसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो इस तरह का सिम्टम जब ज्यादा हो जाते हैं, तो आपका जो आपका जो आलू में जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स है, जैसे सोल्यूबल शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जो हमें चाहिए, जो स्टार्च, जो प्रोटीन या जो सेल्यूलोस, इस तरह के जो चाहिए, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो इसकी वजह से स्टार्च की बनाने में बनावट में कम हो जाता है। और इसमें ये जो ग्लाइको अल्कोलाइड्स, जो आपको जो ट्यूबर को रिड्यूसिंग शुगर्स बढ़ा देता है, उस तरह की मात्रा बढ़ा देती है। और साथ में आलू की जो खेती में जो न्यूट्रिएंट रिमूवल देखते हो, तो प्रति टन आलू 5 किलो नत्रजन, 2 किलो फास्फोरस और 9 किलो पोटेशियम लेती है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि पोटेशियम एक ऐसा इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है जिसका
प्रति टन, मतलब आप 30 टन की आप पैदावार की कर रहे हो तो 30 मतलब 270 किलो या 300 किलो पोटेशियम आपका पौधा लेना पड़ेगा, तब जाके आपका पैदावार 30 या 35 टन प्रति हेक्टेयर ला सकता है। और दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात में आपका सॉइल्स में भले ही कुछ लोग कहते होंगे कि आपके मिट्टी काफी मीडियम है या हाई है तो पोटेशियम डालने की जरूरत है, तो आप सब लोगों को मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि भाई हम लोग जो ओपन फील्ड में खेती नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फेटिगेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें काफी लागत लगा के, काफी इन्वेस्टमेंट करके, और फेटिगेशन में अधिक पैदावार और बढ़िया गुणवत्ता वाला पैदावार के लिए हम लोग को आलू में पोटेशियम, वो भी एक सल्फेट ऑफ पोटेश के माध्यम से देने में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो पोटेशियम का जो अपटेक है, तो इसमें कंद में जो है प्रति 100 ग्राम फ्रेश वेट में 40%, मतलब 400 मिलीग्राम पोटेशियम से बनाया होता है। और अगर इसका अपटेक आप देखते हो तो एमरजेंस, मतलब जो ट्यूबर नहीं, जो प्लांट एमरजेंस है उसके 30 से 40 दिन तक इसका काफी ज्यादा होता है। और जो आपको ध्यान एक बात ये देना पड़ेगा कि मेच्योरिटी के बाद जब आपका मतलब जो मेच्योरिटी स्टेज में आने लगता है तो उसका जो पोटेशियम अपटेक है वो जब 0 के बराबर हो जाता है, तो उस स्टेज में, मेच्योरिटी स्टेज में पोटेशियम को देने की जरूरत नहीं है। मगर मेच्योरिटी स्टेज में मैं पिछले स्लाइड में बताया था कि किस पोषक तत्व को देना है, फास्फोरस को देना जरूरी है। आप भूलिएगा मत कि मेच्योरिटी की स्टेज में फास्फोरस को देना है मगर पोटेशियम को देने की जरूरत नहीं है। और वही सैंडी सॉइल, जैसे गुजरात जैसे क्षेत्रों में जो सैंडी सॉइल्स की ज्यादा एरिया में पाया जाता है, उसमें पोटेशियम लीचिंग लॉसेस में बह जाने की लॉसेस ज्यादा होती है। तो इसलिए आप लोग फर्टिगेशन में एवरी 3 या 4 दिन के इंटरवल में आप करते रहेंगे तो पोटेशियम का लॉसेस कम होगा और पौधे को जो अधिक मात्रा में जो जरूरत है उसको आप दिला सकते हो। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो आप लोग पोटेशियम एसओपी जो सोल्यू सॉप करके हमारा आता है, तो उसके माध्यम से देने से आपका क्या फायदे हैं। एक तो आपका स्टार्च प्रोडक्शन बढ़ जाता है और चिपिंग क्वालिटी या आपका जो ड्राई मैटर कंटेंट ये सब ज्यादा होती है। और साथ ही ये जो क्वालिटी पैरामीटर्स में एक एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, जैसे हम लोग नींबू खाते हैं तो उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड, उसी तरह ये हमारे जो मानव के स्वास्थ्य के लिए काफी बढ़िया होते हैं, जो एंटी कैंसर एजेंट्स बोलते हैं। तो इसी तरह आपको जो कुकिंग के बाद, मतलब जो खाना बनाते समय एसओपी के माध्यम से अगर आलू की खेती में पोटेशियम देते हैं तो उसमें कम रिड्यूसिंग शुगर आते हैं, तो उसमें कालापन भी कम रहता है। और साथ में एक और अच्छा गुण होता है एसओपी में, एसओपी डालने से आपका ट्यूबर में एक सिट्रिक एसिड की कंटेंट बढ़ा देती है। तो ये सिट्रिक एसिड क्या करता है, ये पौधों में आयरन ट्रांसपोर्ट में काम आता है। तो आयरन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये अगर आप पोटेशियम एसओपी की मात्रा में देंगे तो इसमें आपका गुणवत्ता और बढ़ जाता है। तो ये एक स्टडी हम लोग जर्मनी में किए हैं जिसमें पोटेशियम जो एसओपी की तुलना में और ये जो एमओपी इस तुलना में, इस माध्यम से भी हमने दिए हैं। तो जहां पे नहीं दिया उसकी तुलना में आपका जो एसओपी के साथ 240 किलो प्रति हेक्टेयर और 400 किलो प्रति हेक्टेयर एसओपी के माध्यम से, और ये जो है 240 एमओपी जो पोटेशियम क्लोराइड है, इसको हम 60 एर काली बोलते हैं, और जो 400 केजी के हिसाब से दिए हैं। अगर इसमें पैदावार में आप देखते हैं तो देखिए जहां पे आप एसओपी के माध्यम से दिए हैं आपका जो पैदावार है 57 से टन प्रति हेक्टेयर है। अगर वही चीज आप इसमें दिए हैं तो ये जो इसमें आपका आधा टन का फर्क है ना जी। और साथ ही अगर आपका जो पैदावार को साइड में रखिए, मगर जो आपका जो अधिक क्वालिटी पैरामीटर जो स्टार्च यील्ड है, स्टार्च यील्ड देखिए कम से कम 2 टन का फर्क है एसओपी और पोटेशियम से, जहां ये जो है 9.5 और ये 8.5। वही चीज आपका जो स्टार्च कंटेंट है ये जो है ये 15 है और ये 16.7 है। तो क्वालिटी मतलब स्टार्च कंटेंट या स्टार्च यील्ड को बढ़ाना चाहते हो तो आप एसओपी से देंगे। और यही एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए अगर पोटेशियम मात्रा आप बढ़ा रहे हो एसओपी के साथ तो आपका सिट्रिक एसिड का कंटेंट भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपका आलू में पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और इस स्टडी में हम लोगों ने पोटेशियम को एसओपी के माध्यम से दिए हैं, तो जैसे जैसे पोटेशियम का कंटेंट बढ़ रहा है वैसे ही आपका सिट्रिक एसिड का कंटेंट भी बढ़ रहा है। तो सिट्रिक एसिड आपका आलू में बढ़ाने से क्या होगा, आपका
कुकिंग आफ्टर कुकिंग जो कालापन हो जाता है वो कम हो जाता है, और साथ में आयरन को भी ट्रांसपोर्टेशन, आलू की कंद में आपका आयरन ट्रांसपोर्ट करने में भी ये काफी अच्छा काम करता है। तो इसके साथ हमारा जो प्रोडक्ट है जो सोल्यूसॉफ्ट करके आता है, इसमें 50% पोटेशियम और 17% सल्फर है। तो इसको करने, इसमें साल्ट इंडेक्स बहुत कम है, तो आप लोग एसओपी को सोल्यूसॉफ्ट से देने से काफी अच्छा आपको काम आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। Yes, the next question is, which among the following nutrients is taken by potato plants during maturity phase even after tuber bulking? Is it nitrogen, phosphorus, potassium, or sulfur? So you may make your choice. Yes, so most of you already did their choice, so I will close and publish the results. 18% of you said it's nitrogen, 76% phosphorus, and 6% voted for potassium. So most of you take the view that it's phosphorus. Yes, the answer is phosphorus. मैंने आपको पहले भी बताया था कि फास्फोरस को एक ही ऐसा पोषक तत्व है आलू में जो मेच्योरिटी स्टेज में भी आपको देना चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त अपना जड़ों को भी मजबूत रख के न्यूट्रिएंट को, जो फ्लोएम लोडिंग जो कहते हैं, मतलब जो ऊपर वाली जो पत्तों में या तनों में जो खुराक है उसको वहां से नीचे अपना कंद में ले जाने में काफी हेल्प करता है। तो इसलिए उस वक्त आपका फास्फोरस का अवेलेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। तो अभी हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के बारे में मैं आपको पहले भी बात किया था। यहाँ पे देखिए, आलू में नहीं, कोई भी फसल में मैग्नीशियम को हम लोग एक भूला हुआ पोषक तत्व कहते हैं, फॉरगॉटन एलिमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब इसको हम लोग भूल जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मगर इसमें एक स्टडी देखिए जहाँ पे हम लोग पोटेशियम 100, 200, 300 किलो में दे रहे हैं, और आपका जो साथ में उसके साथ मैग्नीशियम भी हम लोगों ने जोड़े हैं। तो जब पोटेशियम के साथ मैग्नीशियम की मात्रा जब हम दे रहे हैं, तो आपके आलू की जो ब्लैक स्पॉट, हमारे साथी पिछली बार पूछ रहे थे, जो सौरव थे, वो पूछ रहे थे कि भाई आलू में ब्लैक स्पॉट को कैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से कम करें। तो ये हमारा खुद का रिसर्च है, जर्मनी में किया गया स्टडी है। तो जहां हम लोग पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं, तो अच्छा पैदावार के साथ साथ आपको कम बीमारियां भी लगने को मौका मिलता है, कम बीमारियां लगते हैं। तो इसलिए आपको मैग्नीशियम पोटेशियम के साथ देना चाहिए, क्योंकि देखिए, मैग्नीशियम एक इतना अहम पोषक तत्व है जिसमें फोटोसिंथेसिस, आप जानते ही हो, जो क्लोरोप्लास्ट जो सेल है उसके अंदर जो सेंट्रल पोजीशन में बैठा रहता है ये मैग्नीशियम। तो जितना पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम आपके कणों में या आपके आलू के ग्रोथ में रहता है, तो उतना खुराक वो बना सकता है, और वो खुराक जो है नीचे कंधों तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए मैग्नीशियम काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो ये फर्टिगेशन में ज्यादातर आप लोगों को ये एक बात ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पोटेशियम इंड्यूस्ड मैग्नीशियम डिफिशियंसी। क्यों? क्योंकि आप सब लोग पोटेशियम को अधिक मात्रा में डालते हो, क्योंकि चाहिए, मैं बताया था 1 टन के लिए 9 किलो पौधा लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पोटेशियम ज्यादा देते भी हैं। मगर पोटेशियम जब ज्यादा हो जाता है तो ये मैग्नीशियम को दबा देता है, तो ये दोनों के बीच में दुश्मनी संबंध है। तो इसलिए आप जितना मात्रा पोटेशियम दे रहे हो उसका एक हिस्से की मात्रा में, क्योंकि इसका पोटेशियम और मैग्नीशियम का रेशियो जो है 3:1 होना चाहिए, तो इसलिए एक हिस्से में मैग्नीशियम देना चाहिए ताकि आपका आलू का एकदम स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये एक आलू की खेती में बीमारियों को कम करने के लिए पोटेशियम, सल्फर और मैग्नीशियम का हमारा एक स्टडी है। ये 2 बीमारियां, राइजोक्टोनिया और एक स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये जो स्कैब डिसीज जो बोलते हैं, इन दोनों का हम लोगों ने कंपेयर किए हैं। तो देखिएगा, तो इसका जो सीवियरिटी इंडेक्स है ये कंट्रोल में ज्यादा है, मगर जहां पे आपने एसओपी दिए हैं, ये देखिए 25% जब केसीएल के साथ देते हैं, और एसओपी 19%। तो इसका जो बीमारी है स्ट्रेप्टोमाइसिस का, ये 25% से 19% हो गया। और वही चीज आप इसको मैग्नीशियम के साथ देते हो तो 19% से ये 18% हो गया। तो इसलिए इस तरह का बीमारियां भी आप लोग कम कर सकते हो। तो इसको, पोटेशियम को मैग्नीशियम के साथ मिलाना काफी जरूरी है, ये हमें प्रूव करता है। ये एक और एग्जाम्पल है जो अल्टरनेरिया की बीमारी है। यहाँ पे देखिए, जब आप
पोटेशियम जो है एमओपी के साथ दे रहे हैं और साथ में एसओपी और मैग्नीशियम को साथ मिला रहे हैं, तो समय के साथ ये एकदम एक बढ़िया एग्जाम्पल है, जहाँ पे कंट्रोल में जहाँ पे कुछ नहीं दिए वहां पे जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो ज्यादा है। मगर जब आपने सल्फर और पोटेशियम एसओपी के साथ और साथ में कीसराइट एक मैग्नीशियम मिनरल होता है, तो ये तीनों को आप जब दिए हैं तो आपका जो बीमारी का जो लेवल ऑफ डैमेज है वो बहुत काफी कम होता है। और एक और एग्जांपल ये मैं आपका, हमारे जो साथी जो सौरभ पिछली बार पूछे थे, तो ये सारे स्लाइड्स हमारे जो कोलीग हैं मिस एलिजाबेथ ने जर्मनी से शेयर किए हैं। तो I wanted to thank Miss Elizabeth for sharing these slides, which are trying to tell us the beneficial role of sulfur, potassium, and magnesium in controlling the diseases of potassium, be it the late blight or the black spot, so alternaria blight, all these diseases. So thank you very much, Elizabeth, for sharing these slides. तो अभी हमारा जो कैल्शियम की न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम एक इतना इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है जो आलू की जो छिलके की मोटापा, पोटैटो स्किन फर्मनेस को बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया कि पोटेशियम जो है बाहर का जो पर्यावरण कैसा है, जैसे आपका सूखापन है या आपके कुछ कीड़े या बीमारियां लग रहा है, तो ये पौधा को सूचित करने में कैल्शियम हेल्प करता है। तो इसकी वजह से आपका जैसे बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है, जैसे अगर आप कैल्शियम को पर्याप्त मात्रा में देते हो, जो ये जो बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है उसको इस तरह का जो धब्बे पड़ जाते हैं उस तरह के डिजार्डर्स को कम करता है। और वही जब आप कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में देते हो तो ताकि आपका सेल इंटीग्रिटी या सेल की मजबूत ज्यादा रहती है, तो इसके जो कण है ये एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। तो इसकी वजह से जो इस तरह के जो इंटरनल ब्राउन स्पॉट या हॉलो हार्ट जैसे जो डिजॉर्डर्स है उसको कम करता है। और साथ ही ये जो बैलेंस, जैसे ये जो मैं पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन और कैल्शियम की जो बैलेंस है वो अगर इम्बैलेंस हो जाता है या ये अधिक मात्रा में नाइट्रोजन दे देते हो और कैल्शियम कम देते हो, तो ये जो हॉलो हार्ट जो अंदर से सड़ जाने वाली जो तत्व है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से इस तरह का जैसे ही आपके आलू में आ जाता है तो ये मार्केट में इसका भाव एकदम गिर जाता है। तो इसलिए आप कैल्शियम को काफी इंपॉर्टेंट मान के इसको चलाना चाहिए। और कैल्शियम के बारे में मैं आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि कैल्शियम की मूवमेंट जो होता है, जैसे हमारे जो पौधों में पोषक तत्वों का मूवमेंट जो है ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, जो फ्लोएम मूवमेंट बोलते हैं, फ्लोएम वेसल्स के साथ जाता है, तो ये दोनों डायरेक्शन में जाता है, मतलब ऊपर की तरह और नीचे की तरह। मगर कैल्शियम में वो मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। उसको हम लोग बोलते हैं जाइलम मूवमेंट या एक्स्ट्रा सेल्युलर पाथवेज जो बोलते हैं, या एपोप्लास्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सिंगल डायरेक्शन में ही कैल्शियम ले पाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ्लोएम में, जैसे ये आलू की खेती में क्या होता है, जैसे आपका जो मेच्योरिटी स्टेज होगा तो इसमें जो जितना भी कैल्शियम है वो कैल्शियम आपका नीचे तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये फ्लोएम मूवमेंट है, फ्लोएम लोडिंग बोलते हैं। मगर जाइलम क्या करता है, जाइलम सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही होता है। जो पौधा आपका ट्रांसपिरेशन करता है, जब इसका जो पानी को एवापोरेट प्लांट के माध्यम से होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसके साथ ही ये कैल्शियम चल सकता है। तो जब वो तत्व कम हो जाता है तो कैल्शियम पौधा ले नहीं पाता। तो इसलिए मगर हमारा टारगेट ये है कि कैल्शियम को यहाँ से हम लोग कंद तक पहुंचाना है। तो इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम में तीन तरह के आलू में तीन तरह के जड़ होते हैं। एक तो आपका जो मेन रूट्स, जो पौधे का जो रूट है, जो ये पौधे को पानी और खुराक को ऊपर ले जाता है। और दूसरा जो है स्टोलन रूट्स और ट्यूबर रूट्स। ये देख रहे हैं, ये जो स्टोलन है इसका जो जड़ है और जो ट्यूबर है इसका जो जड़ है, इनको हम ट्यूबर रूट्स और स्टोलन रूट्स बोलते हैं। तो इस ट्रांसपिरेशन की, ये जब ट्रांसपायर करते हैं, जब ये पानी को लेके पानी को ऊपर छोड़ता है, उस ट्रांसपिरेशन में कैल्शियम पौधा ले पाता है आलू की खेती में। तो इसलिए कैल्शियम के लिए पोटैटो की खेती में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना चाहिए, कैल्शियम की प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कहाँ करना चाहिए, आपका फिटिगेशन या आपका जो फिटिगेशन के जो नोजल है वहां रहना चाहिए, जहां आपका जो स्टोलन के नोजल हो या आलू के जो ट्यूबर के जो रूट है वहां पे अगर आप रखते हो तो वो कैल्शियम सीधा पौधा ले पाता है और वो आपके कंद में पहुंच के इसका जो मोटापाई में या इसका जो डैमेज को रोक सकता है, इसका जो सहनशीलता बढ़ा सकती है। तो इस तरह का जो अच्छा देके इसका जो क्वालिटी बढ़ाने में काम आता है।
तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कैल्शियम आपको सिर्फ ऊपरी मूवमेंट, जाइलम मूवमेंट में ही होता है। तो इसको एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो कैल्शियम अपटेक आलू की खेती में स्टोलन रूट्स और ट्यूबर रूट्स के होता है। तो इसलिए आपका जो प्लेसमेंट है ये जहां जहां आपका स्टोलन रूट है, जहां जहां आपका ट्यूबर रूट है, वहीं पे आपको ये देना चाहिए। और ये कैल्शियम हम लोग कैसे दें? हमारे पास केप्लेसेस का एक बेहतरीन घुलनशील खाद है जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर सोल्यूसियन है, जिसमें नाइट्रोजन 14.4% है और 18.5% कैल्शियम है। तो सोल्यूसियन को मैं पहले भी बताया था, इसको आप हर बार बोरान के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि बोरान को अपटेक करा, जो कैल्शियम को अपटेक कराने के लिए ट्रांसपिरेशन के माध्यम से मैं जाता है करके बताया था। तो ट्रांसपिरेशन को बढ़ावा देने के लिए बोरान काम आता है, तो इसलिए इन दोनों को साथ में देना चाहिए। और फाइनली एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, सल्फर की बात जब हम करते हैं, तो ये जो सल्फर जो है, सल्फर डिफिशिएंसी जब कम होता है, सल्फर की जो मेन रोल क्या होता है कि सल्फर जो है प्रोटीन बनाने में, या इंपॉर्टेंट जो एमिनो एसिड है सिस्टीन और मिथियोनिन, इनको बनाने में काम करता है। मगर जैसे ही सल्फर की कमी ज्यादा हो जाती है, तो आपके आलू की खेती में जो नुकसानदायक एमिनो एसिड है वो एस्पार्जिन बन जाता है। ये एस्पार्जिन जो है, इसको रेड्यूसिंग शुगर्स के साथ मिलके एक एक्राइल अमाइड करके एक कार्सिन, कैंसर काजिंग कंपाउंड बना देता है। तो इसलिए आपका आलू काफी आपका नुकसान करता है। तो इसलिए सल्फर को पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। और साथ ही ये जो सल्फर की एक खूबी ये है कि जैसे ही आप लोग सल्फर डालते हो तो इसको पीएच कम करने में काम आता है। तो इसलिए ये जो आपका जो पोटैटो स्कैब डिसीज है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसके लिए कोई बीमार इसके लिए आप लोग कोई एंटीबायोटिक या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जैसे दवाई डालने की जरूरत नहीं है। अगर वही आप खादों को सल्फर के साथ या एसओपी के साथ देते हो, या एएमएस के साथ देते हो, तो उसमें जो सल्फर है वो पीएच को कम करके इस तरह का जो स्कैब डिसीज को भी आपका आलू में कम कराने का काम आता है। तो इसके साथ ही मिस एलिजाबेथ प्लीज। Yes, we have another question prepared for you. It's which of the following amino acid is harmful for potato processing? Is it asparagine, methionine, cysteine, or cysteine? So please make your choices. इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो आलू की खेती में प्रोसेसिंग के लिए काफी नुकसानदायक है? Okay, great. So most of you did their choices. Well, 59% vote for option A, 24 for option B, and 18 for option C. So most of you said it's asparagine, option A. So what it is giving an indication, Elizabeth, only now after sitting for more than an hour, only 50% of the audience are able to concentrate on this webinar. So, because the answer is asparagine, it is right, but the result is only 56%. तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, बस खत्म हो गया, 4-5 क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Yes. Question number 6 is which of the following nutrients is considered as the forgotten nutrient in crop production? Is it potassium, magnesium, calcium, or sulfur? Yeah, that looks good. Most of you are on a good trace. I'm waiting for more choices. Okay, perfect. Well, the first votes were totally right, but then there came some others. 18% vote for potassium, then Okay. 65 for magnesium, and 6% calcium, and 12% sulfur. So 65 for magnesium. या मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। जो पोषक तत्वों में से भूला हुआ पोषक तत्व जो किसान भूल जाते हैं, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो मैग्नीशियम है। तो इसलिए जब भी आप पोटेशियम डालते हो तो 3:1 रेशियो में आलू की खेती में मैग्नीशियम 1 हिस्सा अगर होगा तो पोटेशियम को 3 हिस्सा, इस तरह का आपको डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
Yes, so now we have a couple of questions that follow each other. Which of the following nutrients is available to plants only through xylem translocation? Is it nitrogen, phosphorus, potassium, or calcium? So I'm waiting for your choices. Yes, maybe I should close in the right moment. Yeah. Yeah, so that most of you are right. Okay, so we have 11% for nitrogen and 89% for calcium. वेरी गुड सो द आंसर इज कैल्शियम। और कैल्शियम ही एक ऐसा पोषक तत्व है जो जाइलम के साथ जाता है, तो इसलिए हम लोग बता रहे थे कि जब भी कैल्शियम की एप्लीकेशन करते हैं तो ये ट्रांसपिरेशन के माध्यम से जाइलम के द्वारा पौधे को पहुंचाता है, तो इसके साथ बोरान देना चाहिए क्योंकि बोरान ट्रांसपिरेशन को काफी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Yes, this one. For which of the following fertilizer nutrients the right method of application is closer to the tuber stolon area? Is it nitrogen, boron, calcium, or magnesium? So everybody's making his choice. Yeah. I'm waiting a couple of seconds. Okay, perfect. Thank you. 13% said it's nitrogen, 27 boron, and 60% voted for calcium. या मैं आपको एक बार वो पिक्चर भी दिखाया था कैल्शियम का। जो आलू में 3 तरह के जड़ें होती हैं, एक तो मेन रूट्स हैं और एक स्टोलन रूट्स है और एक ट्यूबर रूट्स हैं। तो आलू ये जो कैल्शियम है ये फ्लोएम लोडिंग के माध्यम से नीचे कंद तक नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए हम लोग बाहर से ही देना पड़ेगा। तो इसलिए कैल्शियम जितना ज्यादा बार आप दे पाएंगे और जितना अधिक मात्रा में इसको, जो जहां जहां आपको लगता है कि आपका कंद है, मैं आपको बताया भी था कि थोड़ा इसका फर्टिगेशन का नॉजिल्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हो ताकि कैल्शियम नीचे पहुंच सकता है करके। तो इसको जहां जहां स्टोलन या जहां जहां आपका ट्यूबर लग रहा है नीचे, वहां पे अगर आप कैल्शियम प्लेसमेंट करोगे तो बढ़िया रहेगा। यस। Well, this is question number 9, and it goes back to the very beginning of the presentation. Which is the leading potato producing country in the world? Is it India, China, the United States, or is it Germany? Yeah. So this question is meant to see how our audience are attentive from the beginning. Yes. And how long they keep it in mind. Yeah. Okay, some of you voted for Germany. Thanks a lot. So you're not very much decided. So some voted for each of the options. 28% voted for India, 33% for China, 22% for the US, and 17% for Germany. Yeah. आप लोग, मेरे को लगता है कि इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। मैं ये बताया था कि लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री विश्व का, वर्ल्ड का चाइना है। क्योंकि वहाँ उनका जो एरिया है वो काफी बड़ा है और उनका, इसलिए उनका जो उत्पादन भी एरिया ज्यादा होने की वजह से वो नंबर 1 में है। मगर चाइना की तुलना में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो औसतन पैदावार है वो काफी ज्यादा है, मगर इंडिया का जो औसतन पैदावार यूएसए और जर्मनी के मुकाबले में काफी कम है। तो हम लोग अगर प्रोसेसिंग वैरायटीज को और अपनाते हुए और अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा पोषक तत्व मैनेजमेंट, पोषक प्रबंधन से हम लोग यूएस और जर्मनी जैसे स्टैंडर्ड्स को हम लोग जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। लास्ट प्लीज। Yes, so I'm promising this is the last question for today. Yeah. After this, it's time for your question. So which among the following potato varieties has red skin with medium deep eyes? Is it Corfree Chipsona 1, Corfree Soya, Kennebec, or Lady Rosetta? मैं आप लोगों को वैरायटीज के बारे में बात करते समय मैं बताया था कि इनमें से ऐसा कौन सा किस्म है
जिसका आलू का छिलका लाल होता है और इस पे मीडियम डीप आइज होते हैं, जो इसके आंख हैं काफी गहराई में रहते हैं। तो ये मैं आपको काफी पॉइंट आउट करते हुए भी बताया था, तो इसको अच्छी तरह से वोट करिएगा। Okay, so thanks for participating in our questions. 87% voted for Lady Rosetta, and 7 for Kennebec, and 7 for Kofri Soya. Yeah, so Lady Rosetta is the right answer. Okay. Yeah. Yeah. So I think that's all from my side. So thank you very much. आप सब लोग अपना समय निकाल के इतना समय दे पाए हैं। मैं मानता हूं कि देखिए ये 1.5 घंटा आपके साथ बात करना थोड़ा ज्यादा ही हो जा रहा है, मगर जब इस तरह का विस्तार से आप लोगों को नहीं बताते हैं तो मजा नहीं आता। मैं सोचता हूं कि ये आधा पौने घंटे में खत्म कर देता हूं, मगर होता नहीं है। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट ही कर पाऊंगा कि थोड़ा इतना टाइम आप मेरे को दें, ताकि हम लोग जितना विस्तार से बात करें उतना ही फायदा बने। थैंक यू। Yes, thanks a lot to you, Satya, for your presentation and all the knowledge you shared with us on potato fertigation. Thank you. Well, now it's time for your questions after we've been asking so many questions. Just let me show again how to ask questions. You have generally two options. One is to type on the question mark to ask questions in written form. To do so, please ask them in English so that I can read them out to Satya. Otherwise, you can as well ask questions orally. To do so, please raise your hand and activate your microphone symbol, and then I will tell your name in the moment and then activate your microphone from my side as well. So please go ahead with your questions. Satya, one question's already arrived while you were speaking. It was on the Lady Rosetta variety, which is used for chips. And the question was whether you can give some more details on what is the ideal size, what about precaution, nutrition, and maybe even a fertigation schedule for this variety. Okay, so can I answer it in Hindi, Elizabeth? Yes, of course. Yeah, sure. So आप लोगों ने मेरे को ये पूछे हैं कि लेडी रोसेटा के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए फर्टिगेशन में। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक फर्टिगेशन शेड्यूल बना के भेजे हैं, जिसमें हम लोग ये इसी चीज को हम लोगों ने फॉलो किए हैं कि प्रति टन आलू के लिए 5 किलो नाइट्रोजन और 2 किलो फास्फोरस और 9 किलो पोटेशियम की अपटेक या निष्कासन होता है। और उसकी वजह से जो आपका जैसे आपका जो लेडी रोसेटा है, ये आपको कम से कम पैदावार जो है 40 टन प्रति हेक्टेयर या 10 से 12 टन प्रति एकड़ का पैदावार देता है ये, या 15 टन तक देता है। तो 15 टन मल्टीप्लाइड बाय वो जो न्यूट्रिएंट अपटेक हमने बताए थे, उसके हिसाब से हमने जो स्टेजेस, जिस स्टेज पे क्या अप्लाई करना चाहिए, ऐसे इसके हिसाब से हमने अपना फर्टिगेशन शेड्यूल बना के हमारे साथियों को दिए हैं। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बस इसमें यही स्ट्रेटेजी है कि जो नाइट्रोजन रेट हम लोग टेबल वेराइटीज को जो फॉलो करते हैं, उसमें से कम 25% तक हम लोग इसको कम कर दें। और पोटेशियम को इसका जो एप्लीकेशन इंटरवल्स है, टाइम ऑफ एप्लीकेशंस है, उसको कम से कम 10 to 15% नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दें, ताकि पोटेशियम ज्यादा मात्रा में, क्योंकि मैं पिछली बार भी बोला था कि पोटेशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो सैंडी सॉइल्स में लीचिंग के माध्यम से नुकसान होने का चांसेस रहता है, जैसे गुजरात जैसे क्षेत्रों में। तो इसलिए इसको जितना ज्यादा बार दें, हर 2 बार या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, ज्यादातर ये जो ट्यूबर डेवलपमेंट की स्टेज पे, तो आपको काफी फायदा रहता है। तो मगर मैं इसको लेडी रोसेटा का फर्टिगेशन शेड्यूल मैं हमारा एक अलग सा बना के आप लोगों को जल्द से जल्द अगले हफ्ते में आपको उपलब्ध करवाएंगे। Okay, thank you. I have another question that arrived me in written form. It is, what should be the ideal temperature during bulking stage?
बल्किंग स्टेज में देखिए ज्यादा टेम्परेचर नहीं रह सकता, कम से कम 15 से मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर है 12 से 15 और मैक्सिमम जो है 25 से 30, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ताकि ये बल्किंग में नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हम लोग जो आलू की खेती जो करते हैं वो ये अक्टूबर से फरवरी तक रखते हैं, ताकि इन दिनों में जो टेम्परेचर, जो बल्किंग स्टेज आता है वो नवंबर, लेट नवंबर से मिड दिसंबर जैसे महीनों में आता है, या इवन जनवरी तक भी जाता है। तो उस टाइम आपका जो टेम्परेचर है, दिन का जो टेम्परेचर 20 से 25 तक रहता है मैक्सिमम, तो वो काफी बढ़िया रहता है। and 20 to 25 degrees centigrade during the daytime, and in the night time around 10 to 12 degrees. So that is the ideal temperatures during the Excellent. tuber bulking stage. Yeah, okay. Now I have a question, an oral question. I will try to read out your name. It's Saurabh Singh. I'm activating your microphone, but you as well have to activate your microphone by clicking on the microphone symbol until it turns green. Yeah. Hello, good afternoon, everybody. Dr. Satya, my question. मेरा क्वेश्चन था कि जो अपने शेड्यूल बन रहे हैं ना, वो शेड्यूल को हम लोगों को फार्मर का जो कास्ट है उसको देखते हुए रखना है, क्योंकि मार्केट में जो अभी रेट है पोटैटो का वो उसके कंपेयर के हिसाब से हमको शेड्यूल बनाना है, ताकि फार्मर को दिक्कत ना आए उसको यूज करने में हमारे शेड्यूल के हिसाब से। बट हमारा शेड्यूल और हमारा जो कंपनी है K+S, ये फार्मर इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो यूज करने के लिए भी तैयार है। और इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन एक है कि अभी हम लोगों ने जैसे SOP का जिक्र किया है, वो आपने बहुत ही अच्छा समझाया। तो फार्मरों के अभी नॉलेज में है कि SOP जो हमारा है ये हम केवल लास्ट में यूज कर सकते हैं। इसमें अगर हम पहले यूज करेंगे तो उनका कहना है कि हमारा पौधा बूढ़ा हो जाएगा या वो दबने लगेगा, वो फिर उस क्वालिटी का पौधा नहीं रहेगा और हमारा प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो कम अभी तक केवल ये जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि नहीं SOP हम लोग पहले से ही देंगे अपने शेड्यूल में, और अभी तक के रिकॉर्ड है कि किसी कंपनी वालों ने भी ऐसा अभी नहीं किया है कि नहीं SOP आपको बीच बीच में देना पड़ेगा। सभी लोगों का कहना है कि लास्ट में ही देना है और वो फार्मर के माइंड से हट नहीं रहा है। तो ये हम लोगों के लिए एक सक्सेस पॉइंट है कि इससे हम लोग अपने फार्मरों को सही सलाह और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें हम लोगों को शेड्यूल का मेन ध्यान रखना है कि उसको कैसे सस्ता में उनका और अच्छा प्रोडक्शन कराया जाए। बिल्कुल। तो इसमें किसानों का क्या मानना है कि कितना हद तक अपना MOP को शुरू में कितना दिन तक इनका यूज करने में इनका कोई नुकसान नहीं होता, उनका क्या मानना है? MOP तो उनका मानना है कि जो इनके फर्स्ट स्टेज है उसमें भी ये लोग देते रहते हैं। मानो कि लगभग 50 दिन के आसपास तक ये लोग MOP देते हैं, लेकिन वो उसको बखूबी जानते हैं कि MOP से हमारा बहुत ही नुकसान होता है। तो उसके लिए हम लोग वहां पे SOP अपना यूज करवाएं ये फार्मर, लेकिन उससे फार्मरों का कहना है कि SOP जो है उससे पौधे दबने लगते हैं या उसके एज ज्यादा होते हैं, इस तरह का दिखने लगता है वो। हाँ जी, चलिए अच्छा बताए हैं सौरभ आपने। इवन पिछले हफ्ते जब हमारे साथी जितेंद्र और मैं दोनों इसके बारे में फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में आलू में बात कर रहे थे, तो इसी बात को हम लोग जितेंद्र जी ने भी सजेस्ट किए हैं कि हमारे जो भारत के खासकर जो गुजरात और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं या इवन छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, ये SOP को लेटर स्टेजेस में, जैसे आपका जो ट्यूबर बल्किंग आने लगता है या ट्यूबर इनिशिएशन के जो आधा समय के बाद जो होता है उस टाइम से ही ये SOP यूज करते हैं करके उन्होंने बोले हैं। तो मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं कहीं आपके बात से हटके नहीं हूं।
क्योंकि हम लोग जो शुरुआत में जो पौधे को जो सल्फर की जो मात्रा की जरूरत है वो हम तो एएमएस के साथ देते हैं, तो अमोनियम सल्फेट के माध्यम से हो जाएगा। और जो एसओपी की जब बात करते हैं तो सल्फर और पोटेशियम, तो ये क्वालिटी गुणवत्ता वाली जो पोषक तत्व है। और इसके मैं आपको बताया भी था कि ये जो एस्पार्जिन करके जो एमिनो एसिड है, अगर आप ज्यादा पोटेशियम क्लोराइड के माध्यम से देते हो तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वो नुकसानदायक है। तो उसी बात से हम लोग ये थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे थे कि अगर प्रोसेसिंग वेराइटीज में अगर आपका आलू प्रोसेसिंग के लिए काफी ज्यादा फोकस करना चाहते हो तो जितना हो सके उतना आप एसओपी पे ध्यान दें। तो मैं भी आपके बात पे सहमत हूं, क्योंकि हमारे लिए जो शुरुआत वाली व्यवस्था में अगर जैसे ट्यूबर इनिशिएशन की जैसे 60 दिन जैसे समय में हम लोग एमकेपी जो 05234 है उसको यूज कर सकते हैं। तो एसओपी को मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि 60-65 दिन के आसपास इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हम इसको जरूर अपने ध्यान में रखेंगे कि जो एसओपी का जो रिकमेंडेशन है हमारे जो शेड्यूल में भी हम इस बात को ध्यान रखेंगे। थैंक यू। Okay, so there's another question from Hardik Gelot. Sorry for the names, the misspelling. If you activate your microphone as well, you can now ask your question. Hardik Gelot, yes. Good evening, sir. Good evening, I am Hardik. from Disa, Banaskantha. Yeah. How are you? सर हमारे वहाँ आलू में ये प्रॉब्लम होती है, जो क्रैक होती है ना बाहर की तरफ, वो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। वो किस वजह से होती है? ये ज्यादातर आपका आलू का जो क्रैकिंग है, एक तो फ्रूट क्रैकिंग के नाम आते ही हम लोग बोरान और कैल्शियम को बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बाहर का जो भी खतरा आ रहा है उसको सूचित करने में कैल्शियम काम करता है। और आपका जो छिलके का थिकनेस, कंद का अच्छा ताकत बनाने में ये दोनों काम आते हैं। तो इसलिए कैल्शियम और बोरान, मैं शुरू से भी बोलता हुआ आ रहा था कि जब भी आप कैल्शियम अप्लाई करते हो उसके साथ बोरान को डालना भूल मत जाइए, क्योंकि बोरान एक ऐसा पोषक तत्व है जो कैल्शियम को पौधों में ले जाता है। तो इसलिए इन दोनों को आप इस्तेमाल करें। हाँ, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। Okay, then I have another question that arrived as in written form. It is why are the Andes mountain famous for potato? So you may answer that question, Elizabeth. Why the Andes mountains are why the Andes mountains are famous for potato? That's what the question is, right? That's how I got it. Yes, the Andes mountain. Yeah. Yeah. Okay. I think it's more because of the ideal growing conditions that prevail over Andes mountain, which favors growing potatoes of high quality and better tuber growth because of the congenial and conducive growing environment. क्योंकि किसी का क्वेश्चन ये था कि एंडेस माउंटेन्स की जगह में जो आलू की खेती होती है वो अच्छा क्वालिटी का होता है, तो वो किस लिए? तो जितना तक मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, मगर मेरा मानना यह है कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो तापमान है, वहाँ का जो टेम्परेचर्स हैं, इतना आइडियल रहते हैं कि जो आलू के लिए काफी कंड्यूसिव रहते हैं। तो इसकी वजह से वो अच्छा होता है वहाँ का। अगर आप कोई इससे कोई और आंसर है तो मैं आपसे सुनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। Okay, the next question in oral form by Jayesh Patel. I am activating your microphone. Yeah, and you have to activate it as well. Yes, so I activated your microphone. So Jayesh Patel, I am sorry for my misspelling of Indian names. Yeah, okay, there you are. Okay, perfect. Yeah. Mute. Hello. Hello. Hello, yeah, you may ask your question now. Yeah, I can hear you well. हेलो। या राजेश। हेलो। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ
हाँ, हाँ। मजा में है। हाँ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये केमिकल खाद है सब, हाँ। उसके साथ ऑर्गेनिक ज्यादा डाले तो इसका अपटेक ज्यादा होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है? अरे बिल्कुल होता है। देखिए, ऑर्गेनिक खाद जितना आप डालना चाहते हो, जैसे आपका कंपोस्ट हो गया या मेन्यूर हो गया या आपका पोल्ट्री मेन्यूर हो गया, जो भी है, हम्म। आप जितना हम्म। मात्रा में डालना चाहते हो उतना आलू के लिए बढ़िया है। और कम क्यों? डालते हो तो क्योंकि क्या? एक तो आपका जो कम डालते, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे ये इसका देखिए, ये पोषक तत्वों से लिंक नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनिक जो मेन्यूर होता है वो ज्यादातर हम्म। आपका जो सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव करने में काम आता है। जैसे आप लोग अगर गुजरात में थोड़ा सा, हमारे जो हम्म। मिट्टियां हैं ये सैंडी मिट्टियां हम्म। हैं जिसमें हाँ। सैंड की कंडीशन ज्यादा होती है। तो इसमें जो हम्म। है पोषक तत्वों का नुकसान होने का काफी ज्यादा क्षमता होती है। तो जब आप ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट या मेन्यूर डालते हो तो आपका हम्म। सॉइल को मजबूत बना देता है। तो उस हम्म। मजबूत वाले सॉइल में जितने भी आप खाद दोगे तो उससे पौधे का जो निष्कासन है वो ठीक रहता है। तो हमारे इसलिए यहाँ दूसरे, हाँ, सॉरी सर, दूसरी कंपनी वाले आते हैं तो ऐसे बोलते हैं आप ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा डालोगे तो केमिकल का अपटेक ज्यादा होएगा, ऐसा हो सकता है हाँ, क्या? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि निष्कासन मतलब अपटेक ही है ना। तो हम्म। हम्म। ये जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारे जो देश के, खासकर जो गुजरात जैसे राज्यों का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ये हम्म। 0.5% से भी कम है। 0.4, हाँ। 0.3 ऐसे मात्रा में होता है। तो इस तरह के स्थिति में अगर आप ऑर्गेनिक मैटर डालते हो तो हर फसल के लिए, सिर्फ वो आलू के लिए नहीं, चाहे वो हाँ। अनार के लिए या कोई भी फसल के लिए, एकदम बहुत बढ़िया फायदेमंद हो सकता है। तो मैं तो यही थैंक यू सर। कहूंगा कि कोई भी किसान अगर ऑर्गेनिक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कुछ जैविक खादें या कुछ मेन्योर को डालना चाहते हैं, तो हम्म। ऐसा करें कि वो आप ये मत देखिए कि क्या मेरा फसल आलू है या अनार है। कम से कम हम्म। साल में एक बार या दो फसल में एक फसल को इस तरह का थोड़ा साइकिल बना के डालें, ताकि आपका मिट्टी एकदम स्वास्थ्य और मजबूत रह सकता है। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, यू आर वेलकम। Okay, I'm happy to have so many people asking questions. Let's continue. There is one question by Surenda Roperia. I'm activating. Yeah, it's all. You can start. Hello, Satya and Elizabeth. Hello. Can you hear me? Yes, we Yes, can hear you Surinder. very well. Hello. How are Okay. you? Very fine. This is first time, first webinar I missed, but today I'm sitting and listening. It's very informative, and although it takes quite a long time, but I think it's worthwhile. ऑडियंस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप सब लोग इसमें लॉग इन करके बैठे हो और बड़ी ध्यान से सब बातें सुन रहे हो। जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी डॉक्टर सत्या ने इस प्रेजेंटेशन में आप सब लोगों, हम सब लोगों के लिए इकट्ठा किया है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। सो आई जस्ट वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट Elizabeth and Satya for this initiative, and this is very useful. और मुझे लगता है, and I'm sure that all our colleagues, customers and farmers, they will be benefited. Thank you very much. Thank you very much, Surinder, Thanks a for lot to giving you. us this opportunity to join with all our team through this means. Yeah. Well, as we continued quite a lot in our timetable, I would suggest that all those who have additional questions, or in case there are questions that arouse any time from now, don't hesitate to contact us. In particular, you received Satya's email with the invitation to the webinar, so you have his email address, and you can contact him maybe for further questions that are going into even more detail. And yes, from my side, I would like to thank you for participating in today's webinar. It was a pleasure to have you all here in the webinar.
And I would just like to draw your attention to a feedback query that will start once we finish or you leave the webinar. It would be really great if you could give us your feedback on this webinar to help us improve our webinars for the future. So thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Thank you. And bye-bye. See you soon. Bye-bye.